अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी बुक अकबर जैदी साहब की जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो आज कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन 1947 टू 2014। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई 1947 से 2014 तक उसको डीपली एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखेंगे डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो हुआ था। मेन फोकस जो है हमारा यहाँ पे वो ये है कि एग्जामिन हम करें कि हाउ एंड वेयर सच ट्रांसफॉर्मेशन हैव टेकन प्लेस इन द इकॉनमी। ठीक है, किन किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू कंपेयर मोर देन 6 डिकेड्स, क्योंकि ये तकरीबन 6 डिकेड्स से ज़्यादा का टाइम बनता है, 66 ईयर्स का टाइम बनता है। ठीक है, तो इनको कंपेयर करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हर डिकेड में डिफरेंट तरह के सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं और हर डिकेड में कंट्री की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी वो डिफरेंट थी। तो इसलिए उनको कंपेयर करना और उनको एनालाइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। It is a critical to analyze growth and development and depends upon what we are looking for। ठीक है, अगर ये हमारे लिए एक काफ़ी क्रिटिकल टास्क है कि हम इसको एनालाइज करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किन स्टेप्स के थ्रू गुजरा है और फिर हम उसमें से क्या चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। How can one say that 2014 is better than 1947 while seeing some statistics? सिर्फ कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स या कुछ इंडिकेटर्स का डाटा अगर हम देखें और हम ये कह दें कि ये साल जो है वो दूसरे साल से बेहतर था, तो वो एक अनफेयर किस्म की स्टेटमेंट होगी, बिकॉज हर जो ईयर होता है उसमें डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस होते हैं और डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज होते हैं कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से उसके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके इंडिकेटर्स उससे काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होते हैं। हाई ग्रोथ रेट अगर किसी हम कहें कि इवन कम इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप सिंबलाइज फ्यूचर ऑफ द कंट्री व्हेन डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर चॉइस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब जब हमने एनालाइज थोड़ा सा किया अपनी इकॉनमी को, तो हमने देखा कि जब जब हमारी कंट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है तो हमारे जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है हमारे पास, तो हमारे जो इंडिकेटर थे, हमारा जीडीपी जो है वो काफ़ी बिलो एवरेज रहा है। ठीक है, तो क्या इससे हम ये चीज़ जो है डिडक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो हमारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ज़्यादा रहेगा फ्यूचर में भी, और जो डेमोक्रेसी अगर आ जाए कंट्री में तो उसमें हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब तकरीबन तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं उनमें डिक्टेटरशिप को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसको ज़्यादा एक अच्छा निज़ाम हुकूमत समझा जाता है। Many economists argues that countries like Malaysia, China, South Korea, Bangladesh evolved as prosperous economies during last 60 years। ठीक है, अब ये जो कंट्रीज़ हैं मलेशिया, चाइना, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, ये काफ़ी हद तक बेहतर इकॉनमीज जो हैं वो बनी हैं, इनमें काफ़ी बेटरमेंट आई हैं डिफरेंट रिफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू ड्यूरिंग लास्ट 60 ईयर्स। The only suitable way to evaluate a country is to examine its own history। ठीक है, एक अगर suitable हम तरीका देखें कि कंट्री की किसी हिस्ट्री को एग्जामिन करने का, तो वो ये होता है कि हम उस कंट्री की अपनी हिस्ट्री को एग्जामिन करें और उसमें जितने भी डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं उनको एनालाइज करें और उनकी बेसिस पे ये जो है रिज़ल्ट निकालें कि क्या इन सिनेरियोज की को सामने रखते हुए क्या कंट्री जो है उस टाइम पे इम्प्रूव कर रही थी या उसकी करंट सिचुएशन जो है वो बेहतर है, या उसकी जो प्रीवियस कंडीशन थी पास्ट बेहतर था या करंट बेहतर है। कंपैरिजन हमेशा हेल्पफुल रहता है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शुड स्टडी कंट्रीज ओन डिपेंडेंट नैरेटिव। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा हमें हेल्प तो ये चीज़ देता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कौन सी कंट्री जो है वो किन पाथ्स के थ्रू गुजर के डेवलपमेंट को अचीव कर सकी है, लेकिन एक हमें क्लियर पिक्चर नहीं दूसरी इकोनॉमीज को देख के मिलती कि उनके उनमें अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं और उनके जो कंट्री का इन्वायरमेंट है और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। हर कंट्री के रिसोर्सेज भी अलग होते हैं। ठीक है, उनकी बेस के ऊपर भी कंट्री की जो हालत है वो
डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। तो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करके ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कंट्री जो है वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। एक अदर इसका रिलेटिव अगर हम क्राइटेरिया देखें तो हम कहेंगे कि अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करना है तो इट्स कंपैरिजन विद अदर सिमिलर लेवल कंट्रीज होना चाहिए। मतलब उसी की तरह की जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन करके तो हम कुछ जो है एनालिसिस, कुछ यूजफुल एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये कंट्री जो है वो इम्प्रूव हुई है या इसके इंडिकेटर में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। साउथ कोरिया जो था वो पाकिस्तान से सिमिलर ही था 1960s में। अगर देखें तो उसकी जो कंडीशन थी, उसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे पाकिस्तान से। लेकिन अगर अब उसकी करंट सिचुएशन देखें यानी 2014 तक का उसका डाटा देखें तो उसकी जो जीएनपी है वो हमारे से तकरीबन 18 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल जो उसकी प्रोडक्ट है वो 18% पाकिस्तान से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उसने अपने इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, वो पॉलिसीज़ के थ्रू और डिफरेंट रिफॉर्म्स के थ्रू वो इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, डेवलपमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, बांग्लादेश इमर्ज इन 1973 बट टुडे बीइंग सीन एज पॉसिबल चाइना। ठीक है, बांग्लादेश जो था वो 73 में हमारे से जब अलहदा हुआ 70s में तो एक नई इकॉनमी बना। ठीक है, लेकिन अब अगर उसके इंडिकेटर्स देखें और इवन उसकी ग्रोथ रेट को देखें तो वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है और वो चाइना को मीट करने के इक्वलेंट है, जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बीन कंपेयर्ड विद अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान। ये कंट्रीज जो हैं इनके साथ हम फिलहाल जो है अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। ओनली फ्यू इंडिकेटर्स कैन नॉट मेजर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी को मेजर नहीं कर सकते कि कंट्री प्रॉस्पेरियस है। मतलब प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, हाई रहा है 6 डिकेड में, लेकिन वहाँ पे उस कंट्री के अंदर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अनहेल्दी पीपल है, लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन जो है उसकी ओवर ग्रोथ है पॉपुलेशन की। तो हम क्या ये डिडक्ट इससे कर सकते हैं कि वो कंट्री क्या डेवलप्ड है या प्रॉस्पेरियस है या उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। या अगर इसके वाइस वर्सा देखें और हम कहें कि अगर किसी कंट्री में एजुकेशन का लेवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी तकरीबन 0% इलिटरेसी है। ठीक है, हेल्थ उनके इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा डिजीज़ रेट जो है कम है वहाँ पे, इन्वायरमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसका जीएनपी पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लोग बिलो पावर्टी रहते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हम कह सकेंगे कि ये जो कंट्री है वो प्रॉस्पेरियस है या कंट्री जो है वो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से होकर गुजरी है। लेकिन तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इंडिकेटर जो हैं वो आपके टोटली एनालाइज करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की क्या है। पाकिस्तान इकॉनमी इकोनॉमिक रिकॉर्ड जो है वो ऑलवेज कंपेयर्ड विद लो परफॉर्मेंस। हमारा जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हम एक लो परफॉर्मिंग इकॉनमी है। ठीक है, ऑफ सोशल सेक्टर विद कंपेरेबल इकॉनमीज। अगर हम जो हमारी कंपेरेटिव इकॉनमीज हैं उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे सोशल इंडिकेटर्स उनसे काफ़ी हद तक कम रहे हैं। 1950s और 60s में देखें अगर तो इकोनॉमिक सक्सेस जो थी वो डिपेंड करती थी ग्रोथ रेट्स के ऊपर। ठीक है, while those having low growth rates are considered as poor achievers। जिनके ग्रोथ इंडिकेटर जो होते थे वो कम थे तो उनको हम पुअर अचीवर्स या फेलियर्स उनको जो है उसका टैग दिया जाता था उनको। 1970s में क्या हुआ कि सोशल स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन गई, क्योंकि इमरजेंस होने लगी चीज़ों की, मॉडर्नाइजेशन आने लगी इकोनॉमीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आने लगी इकोनॉमीज़ के अंदर। तो क्या हुआ कि लोगों जो है क्राइटेरिया जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया, यानी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी इकोनॉमीज़ के अंदर। 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो इसमें मॉडर्नाइजेशन आई है, ओपननेस आई है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, ग्रोथ आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो इन सब चीज़ों की ग्रोथ जो है अब एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो है समझा जाता है।
टुडे डेवलपमेंट रिगार्ड्स एज सस्टेनेबिलिटी। अगर अब हम रिसेंट टाइम की बात करें तो डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए आपके तमाम इंडिकेटर्स के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि एक इंडिकेटर एक टाइम पे इम्प्रूव हो रहा है, यानी एजुकेशनल आपका लेवल तो बहुत अच्छा है, लिटरेसी रेट आपका बिलो एवरेज जा रहा है, लेकिन आपकी लोग जो है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मनी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके सस्टेनेबल अगर नहीं है तो हम डेवलपमेंट का नाम नहीं दे सकते। डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, वो उन सब में एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ जो है वो ग्रोथ आनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए आपकी इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी बेसिकली होनी चाहिए, जहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत कम हो, डिस्पैरिटीज बहुत कम होनी चाहिए, पावर्टी बहुत कम हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेयर वी वर, वेयर वी आर एंड वेयर वी पॉसिबली हेडिंग, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, इसको एनालाइज करने से हमें पता ये चलता है कि बेसिकली हम शुरू कहाँ से हुए थे, हमने स्टार्ट अपना जर्नी कहाँ से किया था, और अभी हमारी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, और किन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने से हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है या चाहे वो बुरी है, लेकिन और फ्यूचर में हमें ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम मज़ीद बेहतर जो है परफॉर्म कर सकें। अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाकिस्तान टुडे इज़ लेस देन हाफ इट वाज इन 1947। मेनली जो हुआ कि पाकिस्तान 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारे पास उस टाइम पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। 1950 में 55% जो पॉपुलेशन थी वो ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी हमारी, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो वो एक लार्जेस्ट प्रोविंस था उस टाइम पे। Eastern wing was economically and politically discriminated and exploited by ruling western wing, ठीक है। जो ईस्टर्न हमारा विंग था वो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो उस टाइम के कंडीशंस थी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव थी, ठीक है। दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड्स आफ्टर लॉन्ग एंड ब्लडी वॉर, ठीक है। ये अब एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एंड किस तरह हुई, वॉर जो 1971 में हुई बिटवीन पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन था वो हमसे अलग होके बांग्लादेश बन गया। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पाकिस्तान है और ये वेस्टर्न पाकिस्तान है, ये हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया 1917 के बाद, 71 के बाद, और अब हमारा जो पाकिस्तान है वो सिर्फ वेस्टर्न हिस्से पे मुश्तमिल है। ईस्ट पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईस्टर्न पाकिस्तान जो था उसकी एक ह्यूज जो है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ का अच्छी थी, इन ट्रेड विच वाज नेवर फुली रिकॉग्नाइज, हमने उस टाइम पे उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस टाइम के लीडर्स ने उसको, क्योंकि उस टाइम जो कंट्री की हालत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेबर स्किल नहीं थे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी, और अभी बहुत सारी कंडीशंस थी हमारे पास, फाइनेंशियल बहुत इश्यूज थे इकोनॉमी को, जिसकी वजह से कुछ अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो नहीं बन सकी, और साथ साथ जो पॉलिटिकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट और वेस्ट के दरमियान थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। हम कॉमनली कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, ठीक है। ये बहुत सारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है, ठीक है। लेकिन हमें सबको ये फैक्ट जो है वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि बेसिकली जो पाकिस्तान जब इमर्ज हुआ 1947 में, तब जो हमारा ईस्टर्न हिस्सा था वो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर था, एग्रीकल्चरल बेस्ड था, ठीक है। और वहाँ से हमारी जो जीडीपी थी उसको 50% जो कंट्रीब्यूशन थी वो एग्रीकल्चर से मिलती थी उस टाइम पे, जिसकी बेस पे हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। जब 1971 के बाद वो हिस्सा हमसे अलग हो गया तो हमारी जो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम रह गई, अराउंड 19% रह गई है। तो अब हम अपनी इकॉनमी को नहीं कह सकते कि हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, बेसिकली अब हम
ट्रांजिट हो गए हैं हम फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर इकॉनमी, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया। सर्विस सेक्टर हमारी अब बेसिकली लार्जर पोर्शन ऑफ जीडीपी हमारा जो कंसिस्ट करता है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर करता है। In 1947, Pakistan had a right to be called agricultural economy because at that time major share of GDP was from agriculture। 53% जो है वो उस टाइम हमारा GDP का शेयर होता था एग्रीकल्चर का। 7.8% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था और 11.9% जो था वो ट्रेड से था। मोर देन 65% जो लेबर फोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। ज़ाहिर जो हमारे एक्सपोर्ट्स गुड थी वो हमारी प्राइमरी गुड्स थी, जैसे कि जूट, टी, ठीक है, और वो वो स्पेशलाइज जो था ईस्ट इन चीज़ों में स्पेशलाइज था, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल जो शेयर है हमारा वो तकरीबन 21% है जीडीपी का, ठीक है, और सर्विस सेक्टर जो है उसने उसको रिप्लेस कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ जीडीपी। बट एग्रीकल्चर स्टिल बिगेस्ट सेक्टर है इन टर्म ऑफ लेबर फोर्स। अगर हम लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन की बात करें तो अभी भी 45% जो हमारी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती है। एक्सपोर्ट्स आल्सो चेंज 99% इन 1947, नाउ इट कम्स टू 15%। 15% जो अब हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है होती है। 85% एक्सपोर्ट जो है अब हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी यार्न हो गया, टेक्सटाइल होगी, गारमेंट्स होगी, जो कि रॉ कॉटन के ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है। अगर हम 1951 के फर्स्ट सेंसस की बात करें तो क्या हुआ कि जो 17% पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पे अर्बन एरियाज में रहती थी और बाकी जो पॉपुलेशन थी, एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वो हमारा रूरल एरियाज के अंदर रहता था, ठीक है, यानी 60%, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम हमारी रूरल एरिया में रहती थी। 60% लिव इन अर्बन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक प्रोफाइल इन टर्म ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। लेकिन अब जो है वो क्या हुआ कि ट्रांजिशन हो गई, ठीक है, और अर्बन रूरल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। लोग जो है वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए। तो अब जो है हमारी इकॉनमी का 60% जो है पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज़ में रहती है और बाकी जो है 40% जो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। फिर अर्बनाइजेशन इज द इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली अर्बनाइजेशन को एक हम इंडिकेटर समझते हैं कि ये प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन का इंडिकेटर है, क्योंकि जब भी अर्बनाइजेशन होती है किसी भी इकॉनमी में तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज, नई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नई इनोवेशंस आ रही हैं इकॉनमी के अंदर, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, नई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आपके पास इंसेंटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करता है। Another myth about Pakistan is that Pakistan is a feudal country, but there is no support to this illusion, ठीक है। एक और अगर हम मिथ देखें तो पाकिस्तान में बहुत ही मिथ जो पाई जाती है कि पाकिस्तान एक फ्यूडल कंट्री है, ठीक है, लेकिन कोई भी आर्गूमेंट जो है अभी तक ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो है हमें नहीं मिलता अपनी हिस्ट्री से कि पाकिस्तान एक फ्यूडल कंट्री है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई 1960s में, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया उन रूरल एरियाज के ऊपर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिकेड्स के हिसाब से कि डिफरेंट इराज में और डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या क्या स्पेशल इवेंट्स हुए। फर्स्ट जो 11 इयर्स थे पाकिस्तान के वो थे जब इकॉनमी जो थी वो सिर्फ सेटल डाउन करने की या सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। ये जो 11 साल थे इनके बाद फॉलोड बाय अयूब खान इरा ऑफ डेवलपमेंट। एट दैट टाइम पाकिस्तान वर अमंग फ्यू कंट्रीज गॉट स्टेटस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। उस टाइम पे हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ जो थी वो बहुत अच्छी थी, 5 ईयर प्लान बन रहे थे, ठीक है। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो हमारा कुछ खास जो है उसके फ्रूट्स नहीं हमें नज़र आए, लेकिन जो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, उसके जितने भी तकरीबन टारगेट्स हमने अचीव कर लिए थे। तो इसलिए उस टाइम को हम गोल्डन इरा का टाइम भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे काफ़ी इंडिकेटर्स जो थे वो इम्प्रूव करते, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव कर रहा था, इंडस्ट्री भी लग रही थी, लोग स्किल्ड भी हो रहे थे, ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रही थी इकॉनमी के अंदर बेसिकली। आफ्टर द वॉर ऑफ लिबरेशन 1971
हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ विंग था या लेफ्ट पाकिस्तान फ्रॉम बांग्लादेश एंड टू न्यू कंट्रीज बॉर्न विद एवरी एस्पेक्ट। और अब दोबारा जो है वो दो नई कंट्रीज दोबारा बन गई, एक नया पाकिस्तान दोबारा बन गया और एक बांग्लादेश बन गया। तीसरा सिग्निफिकेंट जो इरा था हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो क्या है, 5.5 ईयर पीरियड ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो का 5.5 साल का जो टेन्योर था वो एक बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री का अहम एक दौर है। ठीक है, हिज रूल एंडेड विद इम्पोजिशन ऑफ सेकंड मार्शल लॉ अंडर जनरल ज़ियाउल हक। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है, और उसका जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था वो उससे खत्म हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ ज़िया 1988 country experiences its third birth after 1947 and 71। 47 में हमने इंडिपेंडेंस ली, 71 में हमारी वॉर हुई जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया, और फिर उसके बाद ज़िया साहब की डेथ के बाद कंट्री एक फिर नए दौर से गुजरा और उसी तरह की मुश्किलात उसको दोबारा फेस करनी पड़ी। Another military coup in 1999 brought by General Zia Musharraf ended a complex political, civil and military arrangements existed since 1988। फिर 9/11 का वाक़या हुआ। ठीक है, अगेन रीडिज़ाइन द वर्ल्ड, और उसमें तकरीबन जितनी भी कंट्रीज थी उनको इफेक्ट किया। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई। लेइंग द फाउंडेशन 1947 से 58। 1947 में अगर देखें, पाकिस्तान वॉज अंडर डेवलप्ड एग्रेरियन एंड न्यूली इंडिपेंडेंट इकॉनमी। ठीक है, हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट इकॉनमी थे विद लिटिल इंडस्ट्री, फ्यू सर्विसेज एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल। ठीक है, एट दैट टाइम मेन कंसर्न जो गवर्नमेंट का था वो हमारा सर्वाइवल था, सिर्फ प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। जो हमारे माइग्रेटेड लोग आए थे वहाँ से, इंडिया से, ठीक है, उनको बेसिक नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लॉथिंग, ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की उस टाइम पे सबसे मेन प्रायोरिटी थी। देयर वॉज नो कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारे पास कैपिटल नहीं था कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपनी इकॉनमी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या इंडस्ट्रियाँ जो है वो उस टाइम पे डेवलप कर सकते हैं। 1958 और 68 की अगर डिकेड को देखें तो हमारा जो ग्रोथ रिकॉर्ड था पाकिस्तान का स्टैंड आउट 1960s एंड डिक्लेयर एट द डिकेड ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, उस टाइम पे हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। अयूब खान का इरा अगर हम देखें तो कंसिडरेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ग्रोथ रेट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सीड्स 20% पर एनम। ठीक है, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसकी ग्रोथ जो है वो 20% पर एनम जो है वो उस टाइम पे इंक्रीज हुई। पहला 5 साल जो मंसूबा था अयूब का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू एज मच 17%। ठीक है, सेकंड 5 ईयर एग्रीकल्चर ग्रो बाय 6% और इंडस्ट्री ने तकरीबन 10% जो है वो ग्रो की पर ईयर। अगर हम ग्रोथ रेट्स का एक ये चार्ट देख लें तो 1960s में देखें हम, जीडीपी जो थी वो 6.7 थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट जो था हमारा 5.07, मैन्युफैक्चरिंग की 9.9 और सर्विस सेक्टर की 6.74। ठीक है, जैसे जैसे हम फ्यूचर को देखते जाते हैं 1970s 80s में, तो इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होती हुई हमें नज़र आती है और जीडीपी का जो लेवल था वो कम से कम होता नज़र आता है। ठीक है, जैसे 1999 और 2000 वाला अगर टाइम देखें तो हमारा जीडीपी जो था वो उस टाइम 3.29 पे चला गया था। ठीक है, और फिर अगर 2008 और 12 का टाइम देखें तो 2.78 हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी। ठीक है, फिर 2013 और 14 की बात करें तो उसमें भी 3.6 की ग्रोथ थी, और अब अगर करंट हम देखें 2021 में 3.9% हमारी जीडीपी की ग्रोथ है। तो इंडिकेटर जो है वो उस टाइम पे 1960s में हम अगर कहें कि हमारा वो गोल्डन टाइम पीरियड था तो ये गलत बात नहीं होगी। ग्राफ में भी देखें कि 1950s में 60s का जो ग्रोथ थी वो सबसे ज़्यादा हाई हमें नज़र आती है। ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स को अगर हमने मेजर करके जब ये जीडीपी निकाली है तो सब 60s का टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड है। ठीक, और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया चाइना के साथ तो भी हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है उसके इंडिकेटर्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड रहे थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में इंडिया और चाइना जो है हमसे ज़्यादा आगे निकल गए और हम जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपने इश्यूज के अंदर फंसे रह गए।
Observers argue that these developments also cause serious tensions of disparity in both industrial and agriculture sector. ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट हुई, एक तरह से तो हम कह रहे कंट्री जो है वो डेवलप हुई उस टाइम पे, इंडिकेटर्स हमारे इम्प्रूव हुए, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा थी, लेकिन इससे क्या 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 हुआ साथ साथ कि जो हमारी इंटर जो कंट्री डिस्पैरिटीज थी बिटवीन रीजन्स जो या बिटवीन सेक्टर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इमर्ज होने लग गई। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव चला गया और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इम्प्रूवमेंट कर ली, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई उसने उसका मेन फोकस जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। उस टाइम पे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकी। Critics also points out that these two regions were permitted to grow at the expense of rest of the country and feeling of neglect in East. East में उस टाइम पे feeling of negligence जो है वो आने लग गई थी। There was little or no increase in level of real wages. ठीक है, जो real wages थी उस टाइम पे वो ना होने के बराबर जो है वो improve हुई उस टाइम पे, and social equality was also at little concern. Social equality भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थी। फोकस वॉज ऑन रिच सेगमेंट। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस था वो रिच सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी पे था, एज दे आर सपोज टू जनरेट मोर सेविंग्स। हमें लगता था या पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि जो रिच सेगमेंट हैं वो इकोनॉमी के वो ज़्यादा सेविंग्स जनरेट करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है और उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सेविंग्स जनरेट कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पजेज के लिए यूज़ होंगी और फिर वो इकोनॉमी का मोटर एक तरह से बनेंगी और जो है इकोनॉमी को रन करने में हेल्पफुल होंगे। अगर हम उसको कहें कि इट वाज द एरा ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस, तो ये बात गलत नहीं है। ठीक है, ट्रेड वाज कम्प्लीटली क्लोज्ड। उस टाइम पे हम बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहे थे, एक्सचेंज रेट जो था ओवर वैल्यूड था हमारा, स्टॉक मार्केट जो थी वो एक प्ले ग्राउंड थी रिच लोगों के लिए। ठीक है, जो अमीर थे, जो वेल्दी पीपल थे उस टाइम पे, उनके लिए वो एक प्ले ग्राउंड थी, यानी वो अपनी जो एसेट्स थे वो बेच भी रहे थे और खरीद भी रहे थे। गवर्नमेंट प्रेजेंस जो हर जगह थी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी। ठीक है, डायरेक्टिंग एंड इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मार्केट, एग्रीकल्चर वॉज गिवन इम्पोर्टेंस। ठीक है, और रिजल्टेंटली हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 11% पर ईयर रहा उस टाइम पे। फिर हम इसके बाद हमने 1960s के बाद एक फिर बैड लक ईयर जो फॉलो किया वो 1971 से 77 तक का था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि अयूब खान का जो पॉलिसीज थी विच गेव राइज टू पॉपुलिज्म। ठीक है, विदाउट अयूब खान भुट्टो वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ठीक, भुट्टोज पॉलिसीज वर लिबरल इलिबरल। ठीक है, भुट्टो की जो पॉलिसीज थी वो इलिबरल थी, लिबरल पॉलिसीज नहीं थी उसकी। हिज नेशनलाइजेशन was said to be the major cause of downward growth trend. उसकी जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी वो एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है रीज़न थी हमारा जो ग्रोथ का ट्रेंड फॉल हुआ उसमें। एट भुट्टोस टाइम जीडीपी जो था वो हमारा जो 5% रहा। क्रिटिक्स कहते हैं कि भुट्टो वॉज अनलकी पॉलिटिशियन। ठीक है, और इन मैनी वेज, क्योंकि उसके टाइम पे एक तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में फ्लड आए, जो क्रॉप थी वो उसको पेस्ट का अटैक हो गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी हमारी लो रही, हम फूड के ऊपर डिपेंडेंट, फूड के लिए दूसरी फॉरेन जो एड्स थी उनके ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए। ठीक है, फिर डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ, 120% जो है पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू हुआ 1972 में, और इस सब ने ब्रॉट सिग्निफिकेंट डिविडेंड्स इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। फिर 1973 में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो थी उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जो कि फिर एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला था। ठीक है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आने लग गया। 1973 के बाद एक्सपोर्ट्स जो है हमारी डिक्लाइन कर गई काफ़ी, और क्योंकि फ्लड आया उस टाइम पे 1973 और 74 के टाइम पे फ्लड आया कंट्री के अंदर, कॉटन क्रॉप जो थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रही और ड्यू टू फ्लड एंड पेस्ट अटैक। भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी ऑल्सो लेड फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें वो अपने टाइम पे तो इतनी ग्रोथ नहीं अचीव कर सकी, लेकिन फ्यूचर के लिए इसने हमें एक ट्रैक दे दिया कि ग्रोथ का पाथ किस तरह से फॉलो किया जा सकता है।
उस टाइम पे बेसिक जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप की गई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई कंट्री के अंदर। illiberal economic policies of Bhutto were responsible for growth not only in his own tenure but also in 1977. फिर सेकेंड मिलिट्री गवर्नमेंट देख लेते हैं 1977 से 88 तक। जिया की जो रजीम थी वो लिबरल थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा लिबरल पॉलिसीज़ का हामी था। उसकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट रही ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एट भुट्टो टाइम। ट्रेंड्स टू लिबरलाइज इकोनॉमी वाज एस्केलेटेड, ठीक। और क्या हुआ कि रेमिटेंस जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज से एंड एड फ्रॉम अब्रॉड हेल्प इन लॉन्च पाकिस्तान सेकेंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। जो हमें वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो एड मिली उस टाइम पे, वो हमें हेल्पफुल हुई कि हम लॉन्च कर सकें पाकिस्तान का सेकंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। जो बहुत गरीब थे लोग वो तो गरीब ही थे, लेकिन एक जो मिडिल क्लास थी वो उस टाइम पे इमर्ज होना स्टार्ट हुई। जिया का जो मार्शल रूल था वो इन्फ्लिक्टेड डीप रूटेड डैमेज किया उसने कॉज पाकिस्तान की सोसाइटी पे बाय क्रिएटिंग इनटॉलरेंस, इंस्टीट्यूटिंग वायलेंस फ्रॉम विच इट स्टिल सफर, ठीक है। और उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो हम अभी तक जो बर्दाश्त कर रहे हैं। न्यूलिबरलिज्म पॉलिसी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड टेरिटोरियल पॉलिटिक्स। जिया के बाद जिया की डेथ जो हुई 1988 में, तो डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है उस टाइम पे वापस आई कंट्री के अंदर। 1988 और 97 का जो टाइम पीरियड था, 4 जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, कंट्री के अंदर, जिनमें 2 दफ़ा नवाज शरीफ यानी नून लीग की हुकूमत आई और 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी वाली हुकूमत आई यानी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई। ड्यू टू इनकन्सिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट थी गवर्नमेंटल अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो दोनों में से कोई भी हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकी। 1988 के बाद वो पोस्ट 1988 पीरियड जो है वो उसको हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि उसके बाद मिलिट्री हुकूमत नहीं आई और जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है आने लगी थी। और इट कुड बेटर बी कॉल्ड इरा ऑफ न्यू लिबरलिज्म भी अगर हम इसको कहें तो ये भी जो है ठीक होगा। एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई। Process of liberalism, openness, privatization, market friendliness continued without causing any damage. Since 1988, Pakistan has been under the supervision of international leading agencies. 1988 तक पाकिस्तान जो था वो सुपरविजन में था इंटरनेशनल लीडिंग जो एजेंसीज थी, वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, ADBP हो गया, ठीक है, विच नॉट ओनली इफेक्ट और सॉवरेनिटी, ठीक है, उन्होंने हमारी सिर्फ सॉवरेनिटी को ही एक इफेक्ट नहीं दिया, बल्कि उनको उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमारी इकोनॉमी के ऊपर आए कि हमें जब जब ज़रूरत पड़ने लगी तो हम बजाय कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करने के हम एड की तरफ ही मूव किए। लाइफस्टाइल लिबरलिज्म, डिक्टेटरशिप, वॉर एंड सब्जुगेशन 1999 से 2007। Pakistan economic programs are liberal in nature and called as liberal during परवेज मुशर्रफ dictatorship. परवेज मुशर्रफ का जब इरा आया तो जो है लिबरल किस्म के जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए इकॉनमी के अंदर। जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस थे और सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे वो इन द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी बिकम द टीम मेंबर ऑफ परवेज। उस टाइम पे जो पहले वो डेमोक्रेसी के हामी थे वो अब परवेज मुशर्रफ साहब की टीम के मेंबर्स बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वॉर हुई इंडिया के साथ हमारी, कारगिल में, ठीक है, 1999 में। फिर 2001 में क्या हुआ कि पाकिस्तान कॉट अप इन द वार अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। जो 9/11 का वाकया हुआ यूएस में, ठीक है, उसने जो कंट्री जो वर्ल्ड था उसका एक दोबारा से एक दफ़ा स्ट्रक्चर जो है चेंज किया। और उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो परवेज मुशर्रफ साहब थे, रेस्क्यूड बाय द इवेंट्स फॉलोइंग 9/11 बाय इन 2001।
उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, उन्होंने ग्रांट की एक लॉन्गिविटी, ठीक है, एंड इंश्योर किया कि पाकिस्तान जो है उसमें मिलिट्री हुकूमत ही प्रिवेल करेगी इन फ्यूचर। तो इससे मुशर्रफ साहब को जो है काफ़ी हद तक हौसला मिला और उन्होंने कुछ कंट्री के खिलाफ भी डिसीजन लिए, ठीक है, और जो जिसका आफ्टर शॉक जो है वो काफ़ी देर से हमें रिसीव हुए। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी 1986 से 2006 के दरमियान में, तो मुशर्रफ साहब का जो टाइम था उस टाइम पीरियड में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रही। तो इसीलिए कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं और कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट काफ़ी हद तक बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक रूल्स। जीडीपी का सेक्टर भी जो था उस टाइम पे 53% शेयर था, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का 53.4%, इंडस्ट्रीज 27.2% और एग्रीकल्चर 19.4%, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की भी अगर कंडीशन देखें तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स जो थी वो 7.7 थी। फिर एक और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई 2007 से ऑनवर्ड्स। 2007 में क्या हुआ कि न्यूमरस इवेंट्स ऐसे हुए विच मेड मुशर्रफ रजीम वीकेंड, ठीक है, जिसने मिलिट्री जो रजीम थी मुशर्रफ साहब की उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया और बिकम द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल। मिलिट्री अटैक हुआ लाल मस्जिद में, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, क्लैम्प डाउन एंड ओवर उसी टाइम पे एक वो ओजरी इंसिडेंट भी हुआ ऑन वेरी एक्टिव, नहीं सॉरी, उसमें जो है मिलिट्री अटैक हुआ लाल मस्जिद में इस्लामाबाद एंड अ क्लैम्प डाउन ऑन वेरी एक्टिव मीडिया लीडिंग टू एन इमरजेंसी इन द कंट्री, ठीक। 2007 में क्या हुआ कि एंडेड विद असैसिनेशन ऑफ मिसेस जो बेनजीर भुट्टो थी। 27 दिसंबर 2007 में उनकी जो है वो मर्डर हुआ और क्या हुआ कि रिजल्टिंग इन पाकिस्तान फ्रीस्ट एंड फेयरेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो उस टाइम पे हुकूमत में आई। Rise of free media, which was aggressive, often brave, and surprisingly pro-democratic, played a key role in pushing Musharraf's military dictatorship away, ठीक है। फ्री मीडिया आया उस टाइम पे और लोगों ने जो है वो हुकूमत के खिलाफ बातें करना शुरू की और जो रियल फैक्ट्स थे वो लोगों के सामने, पॉपुलेशन के सामने आने लग गए, जिसकी वजह से जो मुशर्रफ की मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप थी उसको काफ़ी खतरा महसूस होने लगा और वो जो है डिक्लाइन का शिकार हुई। फिर डेमोक्रेसी बिकम ऑडिबल स्लोगन ऑफ एवरीवन। उस टाइम पे सब लोग जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में बातें करने लग गए थे। उसामा बिन लादेन का फिर जो किलिंग अटैक हुआ एबटाबाद में, द अटैक ऑन मेहरान बेस, कराची और आर द मिलिट्री वीकनेस, ये सारी मिलिट्री बेसिकली वीकनेस थी जो कि जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट आया मुशर्रफ की हुकूमत के ऊपर, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 1966 years, in 66 year there were a healthy growth of nearly 5.2% per annum, ठीक है। अगर हम इन 66 years का एवरेज निकालें ग्रोथ रेट का तो हम ये देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो 5.2% पर एनम रही, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। समटाइम्स एक्सट्रीमली लो 1996 से 1997 की अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ जो थी वो 1.7% पे थी, और अगर 2008 और 9 में देखें क्योंकि उस टाइम पे अर्थक्वेक भी आया कंट्री के अंदर, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ रेट उस टाइम पे 0.4% रही। इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन इस बेसिकली चैप्टर का ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और सोशल चेंज ओवर 66 ईयर जो थी वो रिमार्केबल रही, ठीक है, एंड इन सम वेज आल्सो ट्रेजिक, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में ट्रांजिट हुए, उसके बाद हमारी उस टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अच्छी रही। एक टाइम पे रेवोल्यूशन आया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स भी रहे, लेकिन कुछ सिनेरियोज या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी रहा। फिर कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 1947 इट सीम्स लाइक मॉडर्न डायनामिक, एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद अफगानिस्तान, अगर हम अपने आप को अफगानिस्तान से कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि हमारी जो कंट्री है वो कुछ हद तक उनसे मॉडर्न है, डायनामिक है, ठीक है, और कुछ बेहतर इंडिकेटर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें अगर दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज से, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया,
तो हमें कुछ फेलियर्स का भी नज़र आएंगे कि हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं उस टाइम पे की जो कि करनी चाहिए थी हमारे पॉलिसी मेकर्स को, ताकि हमारे जो इंडिकेटर्स थे वो इम्प्रूव हो सकते। ऑल नेशन बिलोंग टू ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जब भी किसी एक इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव शॉक्स या पॉजिटिव शॉक्स आते हैं तो उससे डिफरेंट जो अदर इकोनॉमीज होती हैं उससे जुड़ी हुई वो भी उनमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस आती हैं। देयर डेस्टाइन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, इनकी डेस्टाइन्स क्योंकि ट्रेड रिलेशंस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज, तो एक दूसरे के एक कंट्री के अंदर इम्पैक्ट आने से दूसरी कंट्रीज भी इफेक्ट होती हैं। They have ability to learn from each other's experience and can perform in a better way. अब इनमें एबिलिटी होती है कि ये परफॉर्म भी बेटर वे में करें और दूसरों जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें ताकि फ्यूचर में अच्छी पॉलिसीज जो है अडॉप्ट करके अपने आप को बेहतर कर सकें। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का फ्यूडल जो है स्ट्रक्चर उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान में अब एक मिथ जो है पाई जाती है कि पाकिस्तान एक फ्यूडल कंट्री है, तो अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि क्या ये मिथ जो है वो ठीक है या नहीं है, या किन बेसिस पे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक फ्यूडली स्टेट है, या क्या हम कैपिटलिस्ट स्टेट हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, या मतलब इस तरह की डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, या हमें डिफरेंट ड्रामास के थ्रू या डिफरेंट सीरियल्स के थ्रू भी ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान एक फ्यूडल स्टेट है। तो इसको हम डीपली एनालाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमेज ऑफ फ्यूडल वो वी मोस्टली गेट फ्रॉम मूवीज एंड ड्रामास इज लिविंग अ लग्जरी लाइफस्टाइल, ठीक है, जो हम डिफरेंट ड्रामास और मूवीज से हमें जो इमेज मिलता है एक लग्जरी लाइफस्टाइल का, वो हमें लगता है कि फ्यूडलिज्म है बेसिकली। लेकिन अगर हम फ्यूडलिज्म की हिस्ट्री देखें तो दैट वाज नॉट अ फ्यूडलिज्म। सिर्फ लैंड होल्डिंग्स होना या एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जो है स्पेंड आउट करना फ्यूडलिज्म नहीं है, बल्कि फ्यूडलिज्म की डेफिनेशन कुछ और है। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो है वो भी हमें इसी चीज़ का इंप्रेशन देती हैं कि नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं प्रीडोमिनेटली फुल ऑफ फ्यूडल्स हैं, ठीक है। दिस चैप्टर ट्राई टू एक्सेस द क्लेम दैट इज पाकिस्तान एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है, और यहाँ फिर ये एक फ्यूडल स्टेट है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारी डेवलपमेंट कैसी थी। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि क्लेम करते हैं कि इंडिया वाज स्टैग्नेंट एंड ब्रिटिश अवेकन देम फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। इंडिया जो था वो खुद से प्रोग्रेस के पाथ पे नहीं था, बल्कि जो जब ब्रिटिश आए इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे रूल्स और पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से इंडिया को ये अवेयरनेस आई कि हमें भी अपने जो इंडिकेटर्स हैं या अपनी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको इम्प्रूव करना चाहिए। सम अदर साइंटिस्ट अपोज देम एंड क्लेम दैट ब्रिटिश वर क्रूअल, ठीक है। कुछ जो डिफरेंट और साइंटिस्ट हैं वो क्लेम ये करते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, ठीक है, और अंडर डेवलपमेंट जो अभी हम देखते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो अभी भी उसी का इम्पैक्ट है, बेसिकली उनकी क्रूअलिटी और उनके जो बिहेवियर हार्श बिहेवियर था, हार्श उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्हीं का इम्पैक्ट जो है वो अभी भी हमें साउथ एशियन कंट्रीज जो उनकी अंडर डेवलपमेंट है उसमें नज़र आता है। Nature of agriculture before the conquest of India and British. India was a pre-capitalist basically economy, ठीक है। During pre-British period under Mughal emperor all land was owned by king. जो सारा उस टाइम पे लैंड होता था वो किंग की ओनरशिप में होता था, ठीक है। उस टाइम पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे लोगों को, ठीक है, और उस टाइम पे कोई भी मोर्टगेज के राइट नहीं थे, इनहेरिटेंस की कोई जो है पॉलिसीज नहीं थी। In 1647 ruling class comprised of emperors and मनसबदार्स टू सर्व एम्पर्स, ठीक है। 1647 में अगर हम देखें तो क्या था कि जो रूलिंग क्लास थी वो कौन कौन थे, एक एम्पर होते थे यानी मुगल होते थे जो लैंड लॉर्ड होते थे या जिनके ओनरशिप में लैंड होती थी, किंग भी हो सकता है, ठीक है, और उसके फिर मनसबदार थे जो कि उनको सर्व करते थे आगे से। ये जो मनसबदार थे वर ईदर गिवन सैलरीज, या उनको सैलरीज दी जाती थी या फिर उनको जागीर प्रोवाइड कर दी जाती थी। अगर जो है उनका उस टाइम पे अमाउंट नहीं होती थी उनको सैलरी प्रोवाइड करने की, तो उनको जागीर प्रोवाइड कर देती थी दी जाती थी, ताकि एक तो वो उनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबल भी होंगे और उनकी जो है उनकी देखभाल भी करेंगे अच्छी तरह उन जागीर की, और क्या होगा कि उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा
ठीक है, फ्रॉम पीजेंट्स एंड ट्रांसफर इट टू स्टेट। वो और अब जो पीजेंट आगे रखेंगे, जो काम करेंगे उन जागीर के ऊपर, उनसे रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और फिर उस रेवेन्यू को स्टेट तक भी पहुंचाएंगे। अब ये जो जागीरदार थे, ठीक है, वह ट्रांसफर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है, 4 से 5 साल के अरसे के बाद इनको एक एरिया से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि ये उनको ये अपॉर्चुनिटी ना मिल सके कि वो अपनी जो बेसिस किसी भी एरिया में स्ट्रॉन्ग कर सकें। जागीरदार वर ऑफिशियल रादर देन फ्यूडल्स, ठीक है, जागीरदार जो थे वो उस टाइम ऑफिशियल बेसिकली मेंबर्स होते थे उस एरिया के, फ्यूडल्स नहीं होते थे। अनदर कैटेगरी वाज जमींदार, ठीक है, सबसे पहले बड़ा किंग होता था, फिर जागीरदार आते थे और फिर उसके बाद जमींदार आते थे। जमींदार जो थे वो लोकल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, और उनके पास भी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी सिर्फ वही थी, एंड टर्न इट ओवर टू द एम्परर, और उन्हें भी वो रेवेन्यू जो है वो उसको अपनी कॉस्ट निकाल के एम्परर को देना होता था। जो जमींदार थे उनके पास भी ओनरशिप के राइट्स नहीं थे, ठीक है, और उनकी फ्यूडल लॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं थी, ठीक है, बट हैड सुप्रीम लॉर्ड एट विलेज लेवल। लेकिन विलेज लेवल के ऊपर सुप्रीम लॉर्ड थे वो उस टाइम पे, मतलब अपनी मर्जी की कल्टीवेशन करते थे लैंड के ऊपर, ठीक है, और जो उनकी ओनरशिप नहीं थी बेसिकली, लेकिन वो उस एरिया को अपनी मर्जी से यूज कर सकते थे, यूज ऑफ रख के राइट्स उनके पास थे। फिर क्या हुआ कि मुगल रूल के अंदर ऑल लैंड वाज ओन्ड बाय द किंग, ठीक है, जो सारा जो लैंड था वो किंग के अंदर आता था। इनहेरिटेंस के कोई राइट्स नहीं थे, मोर्टगेज के कोई राइट्स नहीं थे उस टाइम पे। जमींदार और जागीरदार जो थे उनके पास अथॉरिटी होती थी ताकि वो ट्रैक को असाइन कर सकें या लोगों को डिफरेंट दे सकें, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। डिफरेंट केसेस के अंदर क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ जमींदार जो राइट्स होते थे उसके जमींदार के जो राइट्स थे वो ट्रांसफर कर दिए जाते थे उनके बच्चों में, ठीक है, लेकिन ये भी जो एम्परर उस टाइम का होता था, जो किंग होता था, जो पावर में बंदा होता था, उसकी विलिंगनेस के साथ होता था। अगर वो नहीं चाहता था तो ये राइट्स भी किसी के पास रिजर्व नहीं थे कि वो जो जमींदार है उसके बच्चे में ही उसके राइट्स पास होंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, तो मुगल एम्परर का उस टाइम पे डाउनफॉल हुआ। सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक हो जाती है तो क्या हुआ कि जमींदार और जागीरदार जो थे उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, और जो उनके पास ज़मीनें थी उनके ऊपर अपने राइट्स और अपने क्लेम्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर दी। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर देखें तो बाय मार्क्स, अगर देखें मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या है। एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डोमिनेटेड बाय कम्युनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन के जो राइट्स होते हैं या मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं बाय कम्युनल इंस्टीट्यूशंस विच ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस, जो कि ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को और फिर सरप्लस जितना भी होता है वो सारों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें क्या होता है कि किसी की ऊपर किसी के पास राइट्स ऑफ ओनरशिप नहीं होते, बल्कि जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, सबके अंदर इक्वली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी मिसाल इसी तरह से ली जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप जो है वो शिकार पे जाता है, तो जो शिकार का आउटपुट होता है, जो गोश्त है या जो भी चीज़ है, वो तमाम जितने भी साथी साथ गए हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक परमिटिव कम्युनिज्म की मिसाल हुई। फिर द कलेक्टिव राइट ऑफ टू बेसिक रिसोर्सेज, ठीक है, इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड एब्सेंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल एंड हायरार्की दैट इज सपोज टू हैव। दूसरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि पार्शल राइट्स होते हैं ओनर्स के पास और पार्शल जो है वो बाकी दूसरे बंदों के पास होते हैं, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशल सिस्टम है जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग मिडल एजेस, ठीक है, इन विच जहाँ पे पीपल जो काम करते थे फाउट फॉर नोबल्स हु गेव देम प्रोटेक्शन, ठीक है, वो अपने जो मालिक हैं उनके लिए काम करते थे और वो मालिक जो है इन रिटर्न उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और साथ में उनको वेजेस या सैलरीज भी प्रोवाइड की जाती थी। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम फ्यूडल का, तो सबसे बड़ा किंग है, फिर नोबल्स या उसके साथ चर्च ऑफिशियल्स हैं, फिर नेट्स हैं, ठीक है, और फिर पीजेंट्स हैं। ये एक प्रॉपर
हमारा जो उस टाइम पे फ्यूडल सिस्टम था, इसके 4 स्टेप्स या 4 जो पार्ट्स थे ये थे। कैपिटलिज्म, डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है, कैपिटलिज्म एक और मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर होता है उसका वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे बिल्कुल सेपरेट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट एक्टर्स ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्राइवेट एक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं सारी प्रॉपर्टी को इन अकॉर्ड विद देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें चलाते हैं। एंड डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली सेट प्राइसेस इन द मार्केट, यानी फ्री मार्केट होती हैं, उसमें डिमांड और प्राइस जो है मार्केट फोर्सेस जो है वो खुद ही प्राइसेस चीज़ों की सेट करती हैं, ठीक है। इन अ वे दैट दे कैन सर्व बेस्ट इंटरेस्ट टू द सोसाइटी। और ये बेसिकली ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये लोगों की वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। द एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म इज द मोटिव टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। इसमें जो मेन मोटिव होता है बिहाइंड द पॉलिसीज वो मेकिंग प्रॉफिट होती है। प्योर कैपिटलिज्म जो है उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है, फ्री इंटरप्राइजेज होती हैं, कंपटीशन होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो डिसएग्री करते हैं कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था सोसाइटी के अंदर। वो कहते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनके चेंजेस जो हैं उनका इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज आया लैंड होल्डिंग्स के ऊपर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन लेट 1980s, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो वो है एक रिफॉर्म है या एक पॉलिसी है वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाई थी लेट 80s के पीरियड में। लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश दैट वाज क्लोजली रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरा क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इंश्योर किया। मेन इम्पैक्ट क्या था इसमें वॉज एंड ऑफ सोवरेनिटीज, ठीक है। बेसिकली सोवरेनिटीज जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे वो सोवरेन थे, वो बेसिकली हैवी थे दूसरे जो पीजेंट्स थे और टेनेंट्स थे उनके ऊपर, तो उनकी जो सोवरेनिटीज थी उनको डिसॉल्व करना उनका बेसिक मोटिव था, ठीक है। और क्या हुआ, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल जमींदार टुक ओवर पोजेशन ऑफ लैंड, ठीक। जब मुगल रूल का डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तो जिम्मेदार जो थे उन्होंने पोजेशन लैंड की पोजेशन लेना शुरू कर दी, यानी ओनरशिप लेना शुरू कर दी। ब्रिटिश ग्रांट प्रॉपर्टी राइट्स टू जमींदार, ठीक है। ब्रिटिश ने जमींदार को प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो देना शुरू किए और इंश्योर किया कि कलेक्शन ऑफ देयर रेवेन्यू। अब उन्होंने उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए और क्या किया कि खुद भी उन्होंने कुछ उससे बेनिफिट लेना था, तो उन्होंने कहा कि इससे आप जो इसका जो टैक्स है वो आप हमें देंगे, चाहे वो लैंड जो कल्टीवेटेड है या अनकल्टीवेटेड लैंड है, जो आपकी ओनरशिप में आएगा उसका आप टैक्स पे करेंगे। इसका बेसिकली फायदा ये हुआ कि लोगों ने लैंड के ऊपर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो अनकल्टीवेटेड लैंड का भी टैक्स जो पे करते, तो उन्होंने जो अनकल्टीवेटेड लैंड था उसके ऊपर भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और आउटपुट प्रोड्यूस होने लगी। इससे एग्रीकल्चर की आउटपुट बेसिकली इंक्रीज हुई। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कंटिन्यूड एंड टैक्स बर्डन जो है उस टाइम पे इंक्रीज हुआ। सम पीजेंट्स और जिम्मेदार जो थे वर अनएबल टू पे टैक्स, ठीक है। वो उस टाइम पे टैक्स देने के काबिल नहीं होते थे, तो उनको जो है फोर्स किया जाता था कि वो मर्चेंट से या जो ट्रेडमैन है उनसे लोन लें या फिर अपनी जो ज़मीन है उनके पास वो उनको बेच लें ताकि वो लोन जो टैक्स है वो पे कर सकें। इस सब का जो मेन पर्पस ये है कि हम एग्जामिन करें कि इशू ऑफ वेदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो है वो फ्यूडल है या कैपिटल है बेसिकली, ठीक है। इस सब के पीछे ग्रेट डिबेट है ओवर द क्लेम दैट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इनिशिएटेड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर इन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान का एरिया यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने कोलोनियलिज्म यहाँ पे इनिशिएट करवाया था बजाय कि फ्यूडलिज्म के, ठीक है। फ्यूडलिज्म उससे पहले जो है वो वैनिश कर दिया था उन्होंने, अपनी इस्लाहात ला के अपनी पॉलिसीज ला के फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया, बल्कि राइट जब प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट जमींदार को दे दिए, ठीक है, और टैक्स का सिस्टम निकाल दिया, तो बेसिकली कॉलोनियलिज्म इनिशिएट उन्होंने कर दिया और कैपिटलिज्म सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी इकोनॉमी में। अगर हम एग्जामिन करें कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन पंजाब,
देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन द रीजन। उस टाइम पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा एब्सेंस थी हमारे पास। देयर वाज ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन कैनाल कॉलोनीज, ठीक है, कैनाल जो कॉलोनीज थी उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर जो है उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मोड्स टू मॉडर्न मोड्स जो है एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन नहीं आ रही थी। क्वांटिटी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन क्वालिटी जो है हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स की वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा था, स्पेशली रेलवेज जो है उस रेलवे ट्रैक्स चल रहे थे, यानी रेलवे को इम्प्रूव कर रहे थे, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे काम हो रहा था और मॉडर्नाइजेशन आ रही थी इकॉनमी के अंदर, और रूरल इकॉनमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी उस टाइम प्रोग्रेस की। इट इज कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट्स दैट एग्रीकल्चर रिमेन फ्यूडल अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, एग्रीकल्चर जो थी वो फ्यूडल रही है ब्रिटिश रूल के अंदर। नाउ वी डिस्कस another social belief that colonial influence speeded up the process of change, ठीक है, कॉलोनियल जब इन्फ्लुएंस आया तो क्या हुआ कि इसने प्रोसेस, जो चेंज का प्रोसेस है उसको स्पीडी किया, ठीक है, इन एग्रीकल्चर फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश का जो है वो इम्पैक्ट जो था, कॉलोनियल इम्पैक्ट जो था वो बहुत टाइप है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी डिस्ट्रॉय भी और क्रिएट भी है। क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार्स को एक साइड पे प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स दे दिए थे, तो ये अच्छा उनका गुड साइड समझी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इकोनॉमी में, उसको उनकी बैड साइड समझी जाती है, क्योंकि ये ओवर बर्डनाइज था, जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, ठीक है, उनके लिए ये ओवर बर्डन था, और वो जो है इस चीज़ पर फोर्स हो रहे थे कि वो अपने लैंड्स को बेच दें। प्री कॉलोनियल जो टाइम था, लैंड वॉज ओन्ड बाय सुप्रीम रूलर, ठीक है, in India. After Mughals collapse, the ownership being determined by land grabbing tactics. ब्रिटिश जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट ओनर्स एंड द मार्केट ग्रांटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स। फिर वारिस एक टेलीविजन सीरियल चला था 1980s में पाकिस्तान में, ठीक है, उस वो एक क्लियर पिक्चर हमें जो है फ्यूडल सिस्टम की देता है। अब इस चैप्टर को एक दफ़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान जो है एक तो फर्स्टली फ्यूडल इकॉनमी नहीं है, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था, डज नॉट डोमिनेट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पीपल मोस्टली मर्ज लैंड होल्डिंग्स विद फ्यूडलिज्म, ठीक है, हम ये हमारे माइंड्स में ये माइंडसेट बना हुआ है कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है या लैंड होल्डिंग ज़्यादा है वो फ्यूडल है। बेसिकली वो फ्यूडल नहीं है, फ्यूडल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है लैंड होल्डिंग से। From the time of British colonization of India, certain structural conditions were established by imperial governments, which laid the foundation of capitalist development in agriculture. Rights of private property ownership or inheritance emerged in new forms of production in agriculture. और क्या हुआ साथ के feudal exist at the time of independence being replaced by new orders. New orders से उनको replace कर दिया गया। सेकंड चैप्टर भी हमारा कवर हो गया। थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म जो थे किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो एक हिस्टोरिकल बेसिकली एग्रीकल्चरल इवेंट है 1960s का। इसमें क्या हुआ कि हमने टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए इकॉनमी के अंदर, जो कि एसोसिएट किससे कर रहे थे, विद जनरेटिंग मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर of the country and transforming agriculture and rural sector. It forms a watershed between old and new Pakistan, ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इकॉनमी के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली हमने इम्प्रूव किया उस टाइम पे। लैंड रिफॉर्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर चेंजिंग ओनरशिप, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जब भी किसी इकॉनमी के अंदर लेके आए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ओनरशिप की जो राइट्स हैं वो चेंजेस हो जाते हैं और वेल्थ पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं। इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से इफेक्ट होती हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे इफेक्ट होते हैं, एंड होस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स भी जो है वो इम्पैक्ट होते हैं।
लैंड रिफॉर्म्स आर यूजुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम हैव टू हैव नॉट। बेसिकली लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाती है, जिनके पास है उनसे लेके जिनके पास नहीं है उनको दी जाती है ताकि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। बेसिकली लैंड जो है वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स क्योंकि स्केर्स होते हैं तो ये कोशिश की जाती है कि उनको ऐसे इस तरह से यूटिलाइज किया जा सके ताकि उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल की जाए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को डीपली देख लेते हैं कि एग्रीकल्चरल एनुअल ग्रोथ जो थी 1949 से 58 में वो 1.43% थी, ठीक है, जो कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कंसीडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने कंसीडर किया कि ये एक बेसिक इंडिकेटर है हमारा ग्रोथ का। गवर्नमेंट पॉलिसीज वर क्वाइट अगेंस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। गवर्नमेंट उस टाइम पे पॉलिसीज जो थी वो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट थी, क्योंकि गवर्नमेंट ये कंसीडर करती थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को उस टाइम पे जब हमने निगलेक्ट किया तो क्या हुआ कि हम जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की, उसको जो फूड की सर्विस प्रोवाइड करनी थी, नेसेसिटी जो प्रोवाइड करनी थी, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई पावर, और उसके लिए भी हम इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर रिलाई करने लग गए। उसके बाद जब हमें पता चला 1950s में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एग्रीकल्चर जो है हमारी एक बैकबोन है, ठीक है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। तो जो है अगर हम देखें उस टाइम पे ग्रोथ रेट 1949 से 46 में, तो 50s में देखें तो ग्रोथ रेट जो है वो एग्रीकल्चर का डिक्लाइन रहा है हमारा, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन 60s में जब आए हम दोबारा से तो एमर्ज होने लगे हैं, ठीक है, बेटरमेंट आने लगी। 59 से 64 के टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर जो है वो 3.7% ग्रोथ रही है एनुअल, और 1965 से 70 का अगर टाइम पीरियड देखें तो उसमें 6.3% जो है वो ग्रोथ रही। 1966 से 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो अपने पीक पे थी और एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो 11.7% रेट के ऊपर ग्रो कर रही थी, जो कि बहुत एक अच्छा कंसीडर किया जाता है, और मेंटेन्ड टिल 1970। ये एक फिनोमिनल ग्रोथ थी, ठीक है, उस टाइम पे जो दो फेजेस में हुई 1960 से 65 में ड्यू टू इनहेंस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। बेसिकली उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली इंट्रोड्यूस हमने क्या करवाया कि इरिगेशन फैसिलिटीज को अपनी कंट्री में इम्प्रूव किया, ट्यूबवेल्स लगाए गए, ठीक है, ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, नए टेक्नोलॉजी के सीड्स जो हैं वो इकॉनमी के अंदर लाए गए, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हुई। सेकंड क्या था इसका पार्ट के 1965 से 70 में क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो सप्लीमेंटेड की गई बाय टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए इकॉनमी के अंदर, जो और इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, पेस्टिसाइड्स, ताकि अगर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए क्रॉप के ऊपर तो उसको हम बचाया जा सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस में वॉज वाटर विच वॉज गारंटेड, ठीक है। अब जो सबसे मेजर फोकस रहा वो उस टाइम पे इरिगेशन सिस्टम के ऊपर फोकस रहा, क्योंकि क्रॉप जो है वो उसका 99% इन्हिसार जो है वो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर के ऊपर होता है बेसिकली। सिंस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर जो है वो इंट्रोड्यूस हो तो गए थे, हाईली डिपेंड ऑन टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, लेकिन वो भी तब काम करेंगे अगर जो फसल है उसको टाइमली पानी दिया जाएगा। 1960s और 65 के टाइम पे 25,000 ट्यूबवेल्स थे, ठीक है, वो इंस्टॉल हुए, और फार्म एरिया जो है वो सर्विसेज ट्यूबवेल्स की वो भी डबल हुई उस टाइम पे। सेकेंड हाफ में क्या हुआ 1960s में दो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, वन ऑफ वीट, ठीक है, एक जो थी वो वीट थी और दूसरी जो है वो राइस थी। वीट की जो यील्ड थी वो डेवलप बाय इंटरनेशनल वीट एंड मेज इंस्टीट्यूट बाय मैक्सिको, और जो राइस थी वो डेवलप हुई किसमें, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपाइन में इंट्रोड्यूस करवाई गई। दोनों सीड्स जो थी उनकी यील्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हाई यील्ड हमें आउटपुट प्रोवाइड की, ठीक है। दोनों जो यील्डिंग सीड्स थे नीड लार्जर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, और उनको अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड था, सो दैट दे आर
they were yielded in better irrigated areas. नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल किए गए, ठीक है, 79,000 जो ट्यूबवेल्स थे वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल किए गए. दैट देयर वर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन ग्रीन रेवोल्यूशन. Wheat increase हुई by 91% and rice by 141%. Now in the next part we analyze numerous issues in green revolution. अब green revolution के हमने ब्राइट साइड्स तो देख लिए कि बहुत ज़्यादा आउटपुट हुई, ट्यूबवेल्स इंट्रोड्यूस हुए, टेक्नोलॉजी की हुई, सीड्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. अब उनको देख लेते हैं. इश्यूज बेसिकली क्या आए इसके अंदर कि पहला इशू जो था वो ट्यूबवेल का इशू था. ट्यूबवेल का इशू ये था कि ट्यूबवेल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए गए, ठीक है. अब लोकेशन ऑफ ट्यूबवेल जो थी वो सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि जो 91% ट्यूबवेल थे वो पंजाब में हमने इंस्टॉल किए. दूसरे प्रोविंसेस में ट्यूबवेल ना इंस्टॉल करने की वजह ये रही कि सिंध में जो था वो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी थी, वाटर जो है वो सलाइन था जो कि क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं था, ठीक है. और दूसरा NWFP में क्या हुआ कि हिली माउंटेन्स थी, स्टोनी एरिया था और वहाँ पे ड्रिलिंग करनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ट्यूबवेल्स जो है इंस्टॉल करने के लिए ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है और उसके लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है. तो जो NWFP था उस टाइम पे वहाँ पे जो ट्यूबवेल्स थे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे. सिर्फ पंजाब एक ऐसा एरिया था जहाँ पे एक सूटेबल कंडीशंस थी जहाँ पे हम जो ट्यूबवेल्स थे एज मच एज पॉसिबल इंस्टॉल कर सकते थे ग्रीन रेवोल्यूशन को बेनिफिट करने के लिए. दिस कॉज इरिगेशनल डिस्पैरिटीज, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है. इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज आने लगी. सिंध और जो NWFP थे वो समझने लगे कि वो डिप्राइव्ड हैं और सिर्फ पंजाब में इन्वेस्टमेंट हुई है. सेकेंडली साथ साथ क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ जो ड्यू टू द कॉस्ट ट्यूबवेल्स वर ओनली इंस्टॉल बाय लैंड ओनर्स, ठीक है. सिर्फ लैंड ओनर्स उस टाइम पे जो थे वो अपने लैंड के अंदर ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर सकते थे, और लैंड ओनर्स भी वो जो जिनके पास 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी जो कि ट्यूबवेल्स का खर्चा जो बर्दाश्त कर सकते थे. 70% जो ट्यूबवेल्स थे उस टाइम पे वो फार्मर ओन कर रहे थे हैविंग मोर देन 25% एकड़, ठीक है, जिनके पास 25% से ज़्यादा 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी. और ओनली 4% जो ऐसे थे फार्मर्स जिनके पास ट्यूबवेल थे जिनके पास 13 एकड़ से कम ज़मीन थी. Thirdly, inducement to invest in tubewells was given to farmers. इंड्यूसमेंट्स दी गई फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को, ताकि सब्सिडीज दी गई, फ्यूल की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी गई, मेंटेनेंस दी गई, ताकि वो अपने फार्म्स के अंदर ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करवा सकें. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन ADPP बैंक जो था वो उस टाइम पे डेवलप किया गया ताकि फार्मर्स को स्मॉल, मीडियम और लार्ज टर्म के लोन जो हैं वो ईजी टर्म्स के ऊपर दिए जा सकें. दूसरा जो मेन इशू उस टाइम पे आया वो ट्रैक्टराइजेशन का था. अब ट्रैक्टर्स जो थे वो उस टाइम पे हमने हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स बाहर से इंपोर्ट करवाए, ठीक है, ताकि हम अपनी जील्ड को बेहतर कर सकें. ट्रैक्टर्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को एंड हैड इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस. इंपोर्ट जो थी ट्रैक्टर की वो इनकरेज की गई 1960s में बाय गिविंग चीप क्रेडिट्स बाय ADPP, but the overvalued exchange rate made tractors in Pakistan at low prices as compared to world market. Due to the technology being used, tractors become more useful for the farms, ठीक है. ट्रैक्टर जो है वो फार्म्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने लगे. सिर्फ ट्रैक्टर्स ने जो है उस टाइम पे ज़मीन को इरीगेट ही नहीं किया था, बल्कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था. क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होता तो जो रूरल एरियाज थे, जो अर्बन एरियाज थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप रहता और मार्केट्स ठीक से डेवलप ना हो पाती, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के उस तरह के इफेक्ट्स ना आ सकते जो कि हमने टारगेट रखे हुए थे. 1959 में क्या हुआ कि देयर वर 2000 ट्रैक्टर्स ओनली, ठीक है. और जो अगर हम देखें 68 तक ये इसमें 8000% जो है इंक्रीज आया ट्रैक्टर जो हमने इंपोर्ट करवाए. अब जो ट्रैक्टर्स थे ये सारे हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स थे, ठीक है. इट वॉज ऑब्जर्व दैट 38% जो ट्रैक्टर्स थे वर इन मुल्तान, वाल 58% जो थे वो अदर 3 डिवीजन लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में एग्जिस्ट करते थे. Tractorization took place in these areas
which have complementary inputs by more resourceful farms. फैक्टराइजेशन उस एरियाज में डाली गई जहाँ पे इनपुट्स ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, उन एरियाज को ट्रैक्टर्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। रीजनल इनकम एंड इनकम डिस्पैरिटीज़, इन सब से रीजनल और इनकम डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो भी जनरेट हुई। प्राइवेट ट्यूबवेल डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन लार्ज रिफॉर्म्स। प्राइवेट ट्यूबवेल जो है उस टाइम पे डेवलप किए गए, ठीक है, ये क्लोजली रिलेट करते हैं टू कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन लार्ज फार्म्स। ग्रीन रेवोल्यूशन आई हैज इंक्रीज्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज of income wealth of different strata of rural population but also widened disparities between regions। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनकम ऑफ रूरल एलीट जो है वो इंक्रीज होने लग गई, पुअर ज़्यादा पुअर होने लग गए और जो एलीट्स थे वो मज़ीद पावरफुल होने लग गए, ठीक है। इनपुट्स जो थी वो स्पेशली द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स एंड एक्सेस टू क्रेडिट वर इनएक्सेसिबल टू पुअर फार्मर्स, ठीक है। बेसिकली जो क्रेडिट सर्विसेज थी वो भी फार्मर्स और पुअर फार्मर्स बेसिकली उनके लिए inaccessible थी, hence they did not get the fruits of green revolution। अब elite farmer जो strategy थी या capitalist development थी, ये elite farmers ही basically थे जिनकी strategy ये थी कि as the landholders are the principal beneficiaries, ठीक है। जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल बेनिफिशियरीज होती हैं, वो जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है उसके बेनिफिशियरीज होते हैं। They were around 5% of the total rural population. Green revolution resulted in the belief of capitalist farming in the regions where technology was adopted. Rapid growth of agriculture led a new breed of middle class farmers who were capitalists to start with, ठीक है। अब जो रैपिड ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर की उससे क्या हुआ कि एक न्यू ब्रीड ऑफ मिडिल क्लास जो इमर्ज होने शुरू हो गई जो कि हु वर कैपिटलिस्ट टू स्टार्ट विद। दीज मिडिल क्लास फार्मर्स जो थे उनके पास 50 to 100 एकड़ ज़मीन की थी, ठीक है, ऑफ लैंड इन पंजाब एंड दे इमर्ज एज अ ट्रेडिशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। उनका बेसिक मोटिव क्या था, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। They were increased leasing in of land and our large farmers were now willing to take back the land previously leased। अब जो large farmers थे वो उन्होंने जो उस टाइम पे लैंड दे दिया था पहले, ठीक है, अब वो अपना लैंड वापस लेना चाहते थे क्योंकि अब उनके पास ट्रैक्टर्स आ गए थे और उनकी आउटपुट वो इंक्रीज करने का उनके पास चांस था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी आए इकोनॉमी के ऊपर, वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तो हमने देख लिए ना कि आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है, बेटरमेंट आई इकोनॉमी के अंदर, इंडिकेटर्स अच्छे हुए, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ट्रैक्टर्स लगे, ट्यूबवेल्स लगे, ठीक है। लेकिन जो सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट्स थे वो किसी भी इकोनॉमी के ऊपर फ़ौरन से इमर्ज नहीं होते बल्कि टेक्स टाइम टू इमर्ज। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम लोअर एंड इंक्रीज हुई, ठीक है। अर्बन रूरल माइग्रेशन बहुत उस टाइम पे इंक्रीज हुई। कंज्यूमरिज्म आया इकॉनमी के अंदर, ठीक है, लोगों ने चीज़ें ज़्यादा खरीदने लग गए, लोगों के पास पावर ज़्यादा हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ। और क्या हुआ कि अवेयरनेस आई कि हम डिस्पैरिटी में हैं, ठीक है, बिटवीन फार्मर्स और रीजन्स की जो डिस्पैरिटी थी वो इम्प्रूव हुई, वो जो गैप था वो भी इनहेंस हुआ उस टाइम पे। एटीट्यूड टूवर्ड एजुकेशन चेंज हुआ, लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का उस टाइम पे आइडिया हुआ। पंजाब और सिंध में क्या हुआ कि ये दोनों बेसिकली बैकबोन थी एग्रीकल्चर की। 75% टोटल पॉपुलेशन का और 80% जो क्रॉप्ड एरिया था वो पंजाब और सिंध में था। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन दीज प्रोविंसेस, इन दो प्रोविंसेस में सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़्यादा इम्पैक्ट देखे गए। लैंड रिफॉर्म्स हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है लैंड रिफॉर्म्स की। 1945 में अगर देखें, 1945 से द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ लैंड होल्डिंग्स वाज एम्फसाइज्ड बट लिटिल कम ऑफ इट, ठीक है। 1945 से ही हमने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था लेकिन उसकी आउटकम्स जो है वो हमें कोई खास उस टाइम पे नज़र नहीं आई। 1947 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी और वो सारे लैंड लॉर्ड्स ही थे, ठीक है, फ्रॉम पंजाब एंड सिंध, और दे वर नॉट विलिंग टू पुट डेंट इन देयर पावर। और जब भी कोई पावर में हो बंदा, ठीक है,
और उसी की पावर को जो है वो क्लेम किया जाए, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रिफॉर्म्स लेके आए जाएं ताकि उसकी पावर में कोई कमी आ सके। बहुत सारे जो लैंड लॉर्ड्स थे एक्वायर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फ्रॉम फ्लीइंग हिंदूज, ठीक है। बहुत सारे लैंड लॉर्ड जो थे उन्होंने उस टाइम पे जो हिंदूज माइग्रेट यहाँ से कर गए उनसे लैंड काफ़ी सस्ते दामों खरीद लिए थे। Hence, there was a little scope of serious reforms in agriculture at that time of partition. पार्टीशन के टाइम पे बहुत स्कोप कम था हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का। 1949 में मुस्लिम लीग एग्रेरियन कमेटी एक बनी, ठीक है। तो उसने कुछ मेयर्स जो है वो प्रपोज की ताकि एड्रेस किया जा सके लैंड के इश्यूज को और इसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को और इसके यूज को कुछ एड्रेस किया जा सके इन इश्यूज को। फर्स्ट जो लैंड रिफॉर्म था पाकिस्तान में वॉज अंडरटेकन बाय द मिलिट्री रिजीम, ठीक है, मिलिट्री रिजीम के अंदर हुआ। दैट वॉज परसीव्ड टू बी मॉडर्न। रिफॉर्म सेट आउट टू ब्रेक द पावर ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। और क्या हुआ कि क्लास बट इट्स इम्पैक्ट वॉज लिमिटेड। इट ओनली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड इंक्लूड सिविल एंड मिलिट्री इन द स्ट्रेटेजी। फिर 1995 में लैंड रिफॉर्म, एक फर्स्ट जो लैंड रिफॉर्म है वो 1959 में आए और सेकंड जो थे 1972 में। दो लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए, ठीक है। लैंड इन दोनों के जो मेन मकसद थे वो ये थे कि हैव्स और हैव नॉट के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस किया जाए। रिफॉर्म्स वर मीन टू पुट सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि सीलिंग लगाई जाए या एक लिमिट सेट कर दी जाए कि लैंड होल्डिंग्स की एक लिमिट सेट की जाए, इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड ना हो, ठीक है। मोर देन 6000 ओनर्स ओन मोर देन 500 लैंड, ठीक है, विच इज अराउंड 15% ऑफ द टोटल लैंड फॉर 0.1 ओनर्स। मोर देन हाफ ऑफ 57% ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, ठीक है। उस टाइम 57% जो लैंड था उससे ज़्यादा तकरीबन जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड था हमारे पास। अदर पार्ट वॉज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, ज़्यादा जो था वो हिली एरियाज थे, सिलाइन थे, सॉयल, ठीक है, वाटर इश्यूज थे, ट्यूबवेल्स थे नहीं थे, वहाँ पे इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, ठीक है। इस वजह से वो लैंड जो है बाकी हमारा अनकल्टिवेटेड रहा। Significant features of 1959 land reforms was that owners were to be paid compensation for their land, ठीक है। सिग्निफिकेंट फीचर जो 1959 के थे कि वो ये था कि जो जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी फॉर देयर लैंड्स। मैनी बेनिफिटेड बाय हैंडिंग पुअर क्वालिटी लैंड टू गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने खुद को जो कंपनसेशन थी उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट को पुअर क्वालिटी का लैंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और कंपनसेशन वॉज पेड एट द रेट ऑफ ₹1 to 5 पर प्रोड्यूस लैंड इंडेक्स। ये एक इंडेक्स होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है या लैंड के ऊपर लगाया जाता है। पर प्रोड्यूस लैंड इंडेक्स जो था इज अ मेजर ऑफ ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, पर एकड़ ऑफ लैंड बाय टाइप ऑफ सॉइल। बेसिकली ये टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और लैंड की कल्टीवेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। एक अदर जो फीचर था 1959 के लैंड रिफॉर्म्स का वॉज रिज्यूम्ड टू लैंड वॉज टू बी सोल्ड टू लैंडलेस टेनेंट्स। जो रिज्यूम्ड लैंड था उसको जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का था, ठीक है। 1970 और ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया ये ₹8 पर प्रोड्यूस इंडेक्स रेट के ऊपर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। जो बाकी रह गया वो हमने ऑक्शन किया टू रिच फार्मर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को। अब अबोल्यूशन ऑफ जागीर्स देख लेते हैं। ड्यू टू द अबोल्यूशन ऑफ जागीर्स इन 1959 0.9 मिलियन जो थे वर डिक्लेयर्ड एज जागीर लैंड्स। उस टाइम पे जितना भी लैंड कल्टीवेटेड था उसमें से 0.9% जो था वो जागीरदार का लैंड था, फ्रॉम विच 1/3 जो था was resumed by government. The purpose of abolition of land was to transform them in
टू रेवेन्यू पेइंग लैंड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म उसको करना था हमने रेवेन्यू पेइंग लैंड को, क्योंकि उस टाइम पे वो अनकल्टिवेटेड था, अनयूटिलाइज्ड लैंड था, लैंड एक मेजर सोर्स होता है इकोनॉमी का, तो इसलिए हमने रिज्यूम वो उनको किया और जो लैंडलेस टेनेंट है उनको दिया ताकि वो उस पर कल्टिवेशन कर सकें। इससे बेसिकली उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा, ओवरऑल इकोनॉमी का भी जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा। It is now evident that land reform of 1959 could not reduce the feudal power on lands. कंट्री में जो सेकंड लैंड रिफॉर्म आए वो 1972 के थे। 1972 के जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो डिफरेंट फ्रॉम 1959 रिफॉर्म्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। मेन जो स्ट्रेटजी थी भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स की वो ये थी कि वो डेमोक्रेटिक लीडिंग था पीपल्स पार्टी का उस टाइम पे, ठीक है, और उसने मार्च 1972 में एक जो स्पीच की और उसने कहा कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स होंगे वो क्या होगा कि वुड बी इफेक्टिवली ब्रेकअप इनकम डिस्पैरिटीज को कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे एग्रीकल्चर टैक्सेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे द रिलेशंस ऑफ टेनेंट्स एंड ओनर्स। One of the main features was, unlike 1959, land resumed from landowner would not receive any compensation and land was distributed free to landless tenants. अब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो लैंड, उस टाइम पे भी जो रिज्यूम्ड होने वाला लैंड बच गया, ठीक है, वो अब हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं उनको देना शुरू कर दिया, ठीक है। All those peasants who had acquired land under 1959, अब जो जिन लोगों ने 1959 के एक्ट के अंदर लैंड रिज्यूम करवाया और उनको लिया, ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे उन फार्मर्स के ऊपर, ठीक है, जो लैंड के थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी तो उस टाइम बिल्कुल जीरो थी, पहले लैंडलेस थे, ठीक है, फिर उन्होंने उसके जो अमाउंट थी वो भी देनी थी, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूज थे। तो अब वो सारे हुकूमत ने जो ड्यूज थे, जो भुट्टो की हुकूमत थी, उन्होंने वो सारे ड्यूज जो है ख़त्म करवा दिए। The resumed land was far less than in 1959 and around 50,000 persons benefited from redistribution land during 1972 से 8 तक। कंक्लूजन देख लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। बेसिकली ग्रीन जो रेवोल्यूशन थी was focused on the well-doing of farmers in prosperous regions. बट इट फेल्स टू टैकल द एक्सटर्नलिटीज क्रिएटेड बाय इट, ठीक है, जो इस एक्सटर्नलिटीज उनको टैकल नहीं कर सका ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मेजर इसके आउटकम्स थे वो क्या थे कि लेबर माइग्रेशन हुई और डिस्प्लेसमेंट हुई, फॉर्मेशन स्मॉल टाउन बनने लग गए, ठीक है, स्किल मैन लेबर जो थी वो बनना शुरू हो गई, यानी एजुकेशन इलिटरेसी कम होने लगी इकॉनमी के अंदर, और बहुत सारे डिफरेंट इसके फैक्टर्स भी थे। इवेल्यूशन ऑफ 1959 और 1972 के अगर रिफॉर्म की हम करें तो ये हमें पता चलता है कि दे बोथ फेल टू मेक सब्सटेंशियल चेंजेस, ठीक है, लैंड ओनिंग सिस्टम में, लेकिन इनमें क्या हुआ कि जो लैंड की रिज्यूमिंग थी वो काफ़ी हद तक हम कर सके थे। अभी भी एक इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्मॉलर लैंड होल्डिंग और कैपिटल लाइंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उनकी ज़रूरत है डेवलप लैक ऑफ एडिकेट लैंड रिफॉर्म्स। डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक जो चेंजेस ओवर द लास्ट 20 ईयर्स हुई हैं हैव रिजल्टेड इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप एंड प्रोडक्शन दैन इन पास्ट, बट दे आर नॉट द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। वो लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह हमारा तीसरा चैप्टर भी कवर हो गया। फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं, द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेरियन चेंज, ठीक है। अब हमने सारी एनालाइज जो स्टेप वाइज कर ली है, अब उन सब का एक कलेक्टिव रिव्यू देख लेते हैं। ट्रांजिशन इन पाकिस्तान एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एग्रेरियन स्ट्रक्चर हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस सिंस 1950। 1950 से बेसिकली एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो हमारा चेंज होना स्टार्ट हुआ था। मोस्ट ऑफ देम बॉट बाय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ज़्यादातर क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं थे हमारे पास, न्यू टेक्नोलॉजीज आई,
और फिर क्या हुआ कि मार्केट फोर्सेस जो है वो उन्होंने प्राइसेस को सेट करना शुरू किया। रूरल टू ऑब्टेन अर्बन माइग्रेशन होना स्टार्ट हुई, फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस हुए, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ सपोर्ट प्राइसेस जो है इंट्रोड्यूस हुई इकॉनमी के अंदर। सपोर्ट प्राइसेस बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती है जिससे ना कोई ऊपर प्राइस लेने के लिए देने के लिए विलिंग होता है और ना फिर उससे नीचे कोई दे सकता है। इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि जो फार्मर्स हैं उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए और साथ साथ कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इनपुट सब्सिडीज दी जाए और फार्म क्रेडिट्स जो है उस टाइम पे दिए गए। Land ownership is still concentrated, although the concentration seems to have declined in every province. जो इसकी land ownership की concentration थी वो कम होने लगी थी different provinces के अंदर। Proportion of large land owners has gone down from 2.7 to 2%. ठीक है, जो proportion थी land large land owners की वो पहले 2.7% थी, अब वो 2% पे चली गई। 96% जो लैंड ओनर्स थे उनके पास लैंड होल्डिंग्स ऑफ लेस देन 10 एकर्स थी, बट दे ओन 64% ऑफ द एरिया। जो लार्ज लैंड ओनर्स थे ओन 38% एरिया इन सिंध, 20% इन पंजाब और 14% एनडब्ल्यूएफ की। तीन मेजर जो चेंजेस हुई लैंड ओनरशिप में वो क्या थी? एक स्मॉल लैंड जो होल्डर थे इंक्रीज बिकॉज ऑफ सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स की जब सब डिवीजन होने लगी तो स्मॉल लैंड होल्डर्स इमर्ज हो गए। ठीक है, टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, लैंड रिफॉर्म 1972 के आए। दूसरा इसके अंदर चेंजेस क्या है कि फॉल इन द एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग्स ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959 से 1952 59 एंड 72। और मीडियम साइज जो होल्डिंग्स थी उसमें 10 to 40 एकड़ जो इनके पास जमीन थी हैव गेन्ड इन नंबर एंड एरिया इन सिंध। सारे जो लैंड ओनर्स थे उनके पास कल्टीवेटेड जो लैंड था, देयर लैंड नर कल्टीवेटर्स ओन देयर लैंड। ठीक है, उनके जरूरी नहीं था कि जो लैंड ओनर है या तो वो खुद ही कल्टीवेट करे या जो कल्टीवेट कर रहा है वो लैंड ओनर हो। ठीक है, उस लैंड का डाटा जो है वो बताता है हमें कि ऑन चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म एंड फार्म एरियाज बाय साइज एंड टेनेंसी हैव बीन पब्लिश्ड इन 1960s, 1972, 80s। ये सारे जो है एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट के अंदर पब्लिश हुए हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट मोड हैज मेड ग्रेट डिफरेंस इन लैंड टेन्योर सिस्टम इन पाकिस्तान। ग्रेजुअल डिसोल्यूशन ऑफ फ्यूडल एंड पीजेंट सिस्टम हैज रिवील्ड सेवरल इंटरेस्टिंग फीचर्स। ठीक है, अब जो डेसोल्यूशन हुई फ्यूडल से पीजेंट सिस्टम में वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है हमारी इकॉनमी के। इन द लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम लैंडलॉर्ड वाज नॉट इन फेवर ऑफ रिमूविंग शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, बेसिकली शेयर क्रॉपर्स क्या होते थे कि जो कल्टीवेशन करते हैं लैंड के ऊपर और उसमें से फिर शेयर होता है लैंड ओनर्स का और शेयर क्रॉपर का। ठीक है, 50-50 या तो वो शेयरिंग करते हैं या फिर 40-60 की बेसिस के ऊपर शेयरिंग होती है। Another reason is landlord are not willing to share their private profit. ठीक है, एक और इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि लैंडलॉर्ड जो है वो प्राइवेट प्रॉफिट देने के लिए विलिंग नहीं थे ड्यू टू सब्सिडाइज्ड इनपुट्स विद देयर टेनेंट्स। डिमांड चेंज की बात करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न जो थे वो तो चेंज हुए। ठीक है, ऑल्सो चेंज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि अब पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही थी तो कंजप्शन के पैटर्न भी चेंज हुए, डिमांड ज़्यादा हो गई चीज़ की। ठीक है, राइजिंग इनकम लेवल, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई एंड राइजिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। कुछ जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अडॉप्ट किया कि द पॉलिसी ऑफ शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स विद शेयर क्रॉपर्स के हम सिर्फ आउटपुट को शेयर नहीं करेंगे बल्कि हम जो कॉस्ट है जो इनपुट है उसको भी शेयर करेंगे। लैंडलॉर्ड्स हैव एक्सपेंडेड देयर सेल्फ कल्टीवेटेड एरियाज। लैंडलॉर्ड ने अपना जो कल्टीवेटेड एरिया था उनको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ पार्सल दे गिव टू शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, और जो कल्टीवेटेड आउटपुट का जो शेयर था वो शेयर क्रॉपर्स को देते थे उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दिस स्टेप्स इंक्रीज द पूल ऑफ चीप लेबर। ठीक है, अब वहाँ पे चीप लेबर मिलना शुरू हो गई विदाउट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन सीजनल लेबर्स। ठीक है, सीजनल लेबर के ऊपर लोग डिपेंड नहीं करते थे बल्कि परमानेंट तौर पे लेबर्स या शेयर क्रॉपर जो है वो हायर किए जाते थे जो पूरा साल लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करते थे।
In the peasant system, increasing employment in non-farming employment become necessary for the survival. नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है उसमें क्या है, इंक्लूड रेमिटेंसेस आउटसाइड फ्रॉम द रूरल एरियाज. एक भी घर का बंदा जो है वो दूसरे शहर में जाके कमाने लग गया तो वो जो अपने घर पे अमाउंट भेजेगा बेसिकली वो उसके लिए रेमिटेंसेस हैं. ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग, और उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होने लग गया. तो क्या हुआ कि जो पहले सारे हाउस होल्ड जो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, अब कुछ जो हाउस होल्ड थे वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और कुछ जो थे वो नॉन फार्मिंग में भी इन्वॉल्व होने लगे, और कुछ जो एजुकेशनल की तरफ भी आने लग गया, और इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होने लग गया. ग्रोथ रेट ऑफ वेज लेबर इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंजेस इन एग्रेरियन स्ट्रक्चर. 1960s में अगर देखें तो लेबर फोर्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर वॉज 60%, बट 1990s में वो 45%, यानी रिड्यूस होगी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि लोग जो है वो माइग्रेट हो गए शहरों की तरफ. एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज ऑफ टू टाइप्स. एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है हाउस होल्ड लेबर, ठीक है, और दूसरा क्या होती है, हायरिंग ऑफ लेबर बाय टेनेंट्स एंड लैंड ओनिंग पीजेंट्स. बहुत सारी चेंजेस अकर हुई इस सब में, ठीक है, इन कंपोजिशन एंड यूज ऑफ लेबर इन लास्ट 25 ईयर्स. यूज ऑफ फैमिली लेबर इन स्मॉल फार्म्स हैज नॉट डिक्लाइन मच, बट इट्स यूज इन लार्ज फार्म्स हैज फॉलन. परमानेंट जो हायर्ड लेबर्स थे आर मोस्टली यूज्ड इन लार्ज फार्म्स, ठीक है, वो ज़्यादा बड़े फार्म्स में परमानेंटली हायर्ड लेबर यूज़ करते थे, बजाय कि वो सीजनल के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते, वो परमानेंटली हायर्ड लेबर्स को जो है वो पूरे साल के लिए लैंड देते थे ताकि उनके ऊपर कल्टीवेशन करें. पाकिस्तानी फार्मर्स नॉट इंटायरली डिपेंड ऑन फैमिली वर्कर्स, ठीक है, पाकिस्तानी जो फार्मर्स थे वो फैमिली वर्कर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे. Most of the households are engaged in non-farming activities because wage income from farming is insufficient. So, जो wage income farming activities से आती थी वो insufficient होती थी उनके living standard को मीट करने के लिए, या both ends को मीट करने के लिए, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए. इसलिए जो बाकी जो हाउस होल्ड मेंबर्स थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होते थे. एग्रीकल्चरल सेक्टर के इश्यूज क्या हैं बेसिक हमारी, ठीक है, कुछ मेन इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करके उनको एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है. एंड ओवरव्यू एंड मेजर ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैज 5 सब सेक्टर्स, ठीक है. जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान का सेक्टर है उसके बेसिकली 5 मेन सब सेक्टर्स हैं. एक मेजर क्रॉप्स हैं, माइनर क्रॉप्स हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, फिशरीज हैं और फॉरेस्ट्री है. मेजर क्रॉप्स जो हैं वो 1950 से 49-50 में देखें तो कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में थी वो 52% थी, और 2011-12 में अगर देखें तो ये 31% यानी रिड्यूस हुई, ठीक. इसी तरह मेन क्रॉप भी 12.5% थी 1949 से 50 में, ये इन्हेंस हुई 1980 से 81 में, ठीक है, 17.2% 22% हुई, और 2011 में फिर ये डिक्लाइन कर गई 10.1% आई. लाइफ स्टॉक भी, जो सिर्फ लाइफ स्टॉक ऐसा है जिसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज होती रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक, यानी अब वो 55% है, पहले वो 34% थी. फिशरीज जो है वो 0.7% टू 1.8% पे आई हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट्री जो है वो 0.5 से 1.1% पे आई. ये सारी जो फिगर्स थी ये शो करती हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप इन जीडीपी डिक्लाइंस एंड लाइफ स्टॉक जो है वो उसका पोर्शन जो है वो इंक्रीज रहा है लास्ट 30 ईयर्स में. कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक डबल हुआ है लास्ट 30 ईयर्स में. अब जो पाकिस्तान है उसका एग्रीकल्चर जो कैलेंडर है बेसिकली वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है. रबी जो है वो विंटर की क्रॉप्स होती हैं और जो खरीफ होती हैं वो समर की क्रॉप्स होती हैं. रबी क्रॉप्स के अंदर वीट और टोबैको बेसिक है जो कि मेजर कैश क्रॉप्स हैं हमारे, और खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर कॉटन, शुगर कैन, राइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे स्पेशलिटीज़ होती हैं. अब जो खरीफ सीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री आर प्रोड्यूस्ड इन खरीफ सीजन, ठीक है. जो एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन, राइस, ये सारी, शुगर कैन, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो सारी खरीफ सीजन में आती हैं. और पाकिस्तान के अंदर ये खरीफ सीजन जो है यानी जो खरीफ सीजन है वो हैवी फ्लड्स और मानसून सीजन
का होता है, ठीक है, which is a difficulty for agriculture as well as industrial exports. Data on agriculture output shows number of interesting facts, ठीक है, आउटपुट जो एग्रीकल्चर की आउटपुट है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ शो करते हैं. Pakistan's agriculture production has increased manifolds with improved technology and increased demand from both domestic and foreign users. 1960 से 2012 की अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैज इंक्रीज 3 टाइम्स. टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप हैज इंक्रीज बाय मोर देन 50% सिंस 1960. जो वीट था वो लार्जेस्ट सोन क्रॉप था हमारा एंड कॉन्स्टिट्यूट 66% एरिया विच वाज 60% इन 1960. डाटा अगर हम देखें टोटल प्रोडक्शन का तो हमें पता चलता है कि बिटवीन 1950 से 55 में और 2012 में देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज आया हमारा मेजर और माइनर क्रॉप्स के अंदर. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो मेजर क्रॉप्स की है वो कम रही, ठीक है, और 1950 में केनाल जो है वो प्रोवाइड किया उन्होंने 81% ऑफ ऑल इरिगेशन, while 2011 में they provide 60%. Now tubewells takes the place of canals. Agriculture was the dominant sector in 1947, ठीक है, having substantial share of employment and being the main contributor to GDP until 1958. At that time, agriculture growth rate was stagnant. 1.4% थी agriculture growth rate, ठीक है. Food had to be imported at that time and there was heavy dependency on foreign aid. उस टाइम पे हम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और अदर जितने भी डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस थे उनसे उनके ऊपर एड के ऊपर डिपेंडेंसी थी हमारी. लैंड रिफॉर्म 1959 के आए और फेल हुए इन टर्म्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसका बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज अभी हमने रिसेंटली देखे. फिर अर्ली 70s में क्या हुआ कि ऑल्सो सॉ अ सेकंड सेट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर ने ग्रो किया 2.3% बिटवीन 1972 टू 77 विच वाज बिलो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा थी. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई इन द कंट्री कॉज्ड ओवरऑल प्रोडक्शन टू बिलो द ट्रेंड, ठीक. 3 of the 5-year भुट्टो years had flood, ठीक है, पेस्ट अटैक हुए. ये सारी चीज़ें अभी हमने डीपली पीछे एग्जामिन की. गवर्नमेंट वांटेड टू फॉलो प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉलो करना चाहती थी. 1970s और 80s जो है वो विटनेस रहा हेल्थ ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, ठीक. नाउ वी एनालाइज सम की इश्यूज. अब देख लेते हैं की इश्यूज क्या हैं. एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है बेसिकली. सबसे पहले कि पिछले 5 साल से यानी 2008 से अगर हम देखें 5 साल से तो जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन डिटरमिनिंग व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और प्राइसिंग पॉलिसीज जो है वो सेट कर देती है और फिर जो फार्मर्स हैं उनको डिक्टेट करती है कि कितनी क्वान्टिटी में और कौन सी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी है. राइट टाइप ऑफ सी जो प्राइसिंग पॉलिसी उनके अंदर सिर्फ क्रेडिट सी जो है नहीं यहाँ पे बल्कि राइट टाइप ऑफ सीड प्रोवाइड करना, वाटर की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी और अदर इनपुट्स जो पैकेजेस हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं. प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट. It has a significant impact on income distribution, particularly small farmers. ठीक है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इसका इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, बेसिकली मेन स्मॉल फार्मर्स के ऊपर. प्राइसिंग पॉलिसी हैज़ अ नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर भी ये लगती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करती है. अर्बन वेज रेट को इफेक्ट करती है, एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करती है और इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स के भी इफेक्ट करती है. हाई प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड मीन्स हायर इनकम ऑफ फार्मर्स. अगर हम गवर्नमेंट जो है वो
जो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसको हाईली सेट कर देती है, तो इसका मतलब है कि फार्मर्स जो है वो उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है. A good pricing policy is one where prices act as incentives for the production of certain goods. ठीक है, गुड प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली वो होती है जहाँ पे ना फार्मर जो है वो डिप्राइव्ड रहे और ना ही कंज्यूमर जो है वो डिप्राइव्ड रहे, किसी को भी हार्मफुल इफेक्ट इसके ना आए. ना कंज्यूमर अपनी जो उसकी पावर है उससे ज़्यादा पे करे और ना ही जो फार्मर है वो उसको उसकी कॉस्ट से कम मिले. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी क्या होते हैं कि प्राइसिंग जो ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स वुड बी मेजर एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज. ये बेसिकली मेजर एलिमेंट होते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का टू अचीव टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक, गुड और इफेक्टिव जो प्राइसिंग पॉलिसी है हमारी इज वन विच एक्ट इन इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट. ठीक, बट इट इज नॉट इन द केस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये केस नहीं होता. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड इन फर्स्ट 13 years. In the beginning, government main objectives were keep the cost of food low for industrial workers. ठीक है, हमारा बिगनिंग में जो गवर्नमेंट थी उसका मेन मोटिव क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ फूड है फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो कम रखा जाए, क्योंकि अगर कॉस्ट जो वर्कर है उसकी इनकम आप उसको कम देंगे तो एटलीस्ट वो उतनी इनकम तो हो कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मीट कर सके. तो जब वो इंडस्ट्रियल वर्कर को इनकम कम देते थे तो वो फूड की कॉस्ट भी लो रखते थे ताकि उसको इंसेंटिव मिल सके. प्रोवाइड चीपर रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, क्योंकि बेसिक फोकस उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था. इनहेंस इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस. गवर्नमेंट कीप द प्राइस ऑफ फूड आइटम बिलो इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, जो फूड आइटम्स थी उनकी प्राइसेस हम बिलो जो इंटरनेशनल लेवल था उसके रखते थे. हालांकि क्वालिटी हमारी फूड की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उससे पहले उसके बाद हम हमारी जो फर्टाइल लैंड थी उसकी फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. और गवर्नमेंट सेट द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स जो थी उनकी वो इंटरनेशनल से अबव रखती थी. मेन फीचर ऑफ ट्रेड एंड प्राइसिंग पॉलिसी ड्यूरिंग द पीरियड टू 1960s क्या है. गवर्नमेंट जो है उसने फिक्स किया रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड ग्रेन्स एट लो लेवल्स. हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज रखी वर लिवाइड ऑन कॉटन. ठीक है, इंट्रा और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड की और ओवर वैल्यू किया एक्सचेंज रेट को टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर. बार्टर डील्स उस टाइम पे होती थी. हमारे कॉमन फीचर ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड वेयर एग्रीकल्चर आउटपुट वाज ट्रेडेड फॉर इंडस्ट्रियल इनपुट्स. फॉर नियरली अ डिकेड नो एफर्ट वाज मेड टू डेवलप दिस सेक्टर. फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1955. ठीक है, फिर क्लियरली दीज पॉलिसीज वर नॉट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स. एग्रीकल्चर जो आउटपुट्स थे वो कॉन्सेप्ट थे ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस एंड सेल प्राइस वर इंट्रोड्यूस्ड. ये सब डेफिनेशंस जो थी इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस, सेल प्राइस सब सेम है, लेकिन ये डिफरेंट कमोडिटीज के लिए यूज किया जाता है. बेसिकली होता ये है कि मिनिमम प्राइस लेवल होती है जो कि गवर्नमेंट सेट कर देती है और उससे नीचे कोई पे नहीं कर सकता, ये क्राइम होता है. Procurement price is announced for food items like wheat, spot price for raw material required by industries and sale price for exports. नाइनटीन 1981 में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश एक हुआ जिसने फाइनली रियलाइज किया कि रेलिवेंस ऑफ आउटपुट प्राइसेस. ठीक है, आउटपुट की प्राइसेस जो है उनको
भी सब्सिडाइज किया जाए। मिनिमम प्राइस और सपोर्ट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर मिनिमम रिटर्न टू प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस किया गया जिसका मेन पर्पस या जिसका मेन मोटिव जो था वो क्या था कि मिनिमम रिटर्न ताकि प्रोड्यूसर को मिल सके कि वो उसकी कॉस्ट तो एटलीस्ट पूरी हो, ताकि वो मजीद नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो। Since 1988, on the advice of World Bank and IMF under the Structural Adjustment Program, many subsidies were eliminated. बहुत सारी ऐसी subsidies जो farmers को दी जाती थी वो eliminate कर दी गई। Domestic prices were allowed to come at par with international prices. Rural Financial Market and Agriculture Credit in 1955 वर्ल्ड बैंक जो है उसने एग्जामिन किया द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ रूरल फाइनेंस इन पाकिस्तान, और वो इन कंक्लूजन पे पहुंचा कि क्रेडिट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्रेडिट जो है वो बेसिकली क्रेडिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ की, चाहे वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना हो, एग्रीकल्चर को डेवलप करना हो, सर्विस को करना हो, क्रेडिट एक मेन रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्रेडिट जो फैसिलिटीज़ जो एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलती हैं वो दो एरिया से मिलती हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर से और एक फॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, rural credit reaches few households and industrial sources provide credit to only small portion of household। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो स्मॉल जो फॉर्मल सेक्टर है वो स्मॉल पोर्शन को कवर करता है। 32% ऑफ ऑल रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं टेक लोन्स एंड आउट ऑफ देम 10% बोरो फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जितने भी रूरल वो हैं फार्मर्स हैं उनमें से सिर्फ 32% लोन लेते हैं। ठीक है, और उनमें से 10% जो है वो इंस्टीट्यूशनल यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे जाके क्रेडिट की फैसिलिटीज लेते हैं। मेन जो सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं आर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो बाद में ज़री तरक्याती बैंक बन गया। ठीक है, ये इस्लामाबाद में अभी भी जो है और ये 76% जो है वो लोन्स प्रोवाइड क्रेडिट करता है फार्मर्स को। कमर्शियल बैंक्स जो है वो 17% करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो 6% प्रोवाइड करती हैं। नाइन्टी परसेंट जो हाउस होल्ड हैं टेक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव से ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो गांव में देहातों में फ्रेंड्स और रिलेटिव से लोन लेना ज़्यादा क्योंकि वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उनके पास कोई कोलेट्रल वगैरह नहीं रखवाना पड़ता। कोलेट्रल क्या होता है कि जो हमें ज़मानत के तौर पे चीज़ रखवानी पड़ती है। ठीक है, गिरवी रखवानी पड़ती है कोई चीज़ लोन लेने के लिए, तो उनको वो चीज़ जो है एग्जाम्प्ट हो जाती है और फिर एफिशिएंट लोन जो है वो मिल जाते हैं, यानी उसी टाइम उनको लोन मिल जाते हैं। जबकि जो फॉर्मल सेक्टर है अगर वहाँ से जो लोन्स हैं वो लिए जाएं तो उनका एक लेंथी प्रोसीजर होता है और वो भी कॉस्ट वर्दी होता है, जो कि कुछ जो फॉर्म्स हैं उनकी फ़ीस वगैरह होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होती है। ठीक है, उन बेसिस के ऊपर लोन लिया जाता है। तो इसलिए जो रूरल एरियाज़ के पुअर फार्मर्स हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर नहीं करते, बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो उनके अपने एरिया के अंदर अवेलेबल हो उनको प्रेफर किया जाता है। 94% of the loans from formal sector are used for production and 47% of informal are used for consumption। ठीक, अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ आपको प्रोडक्शन के लिए लोन नहीं देते बल्कि इन कंजप्शन के लिए भी लोन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी पर्पस है या फिर किसी की शादी है या किसी के एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उनके लिए भी इनफॉर्मल जो सेक्टर्स हैं कोई लैंडलॉर्ड है या कोई रिलेटिव है वो आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको कंजप्शन पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज उनका मेन कंसर्न ये होता है कि अगर इसने लोन लेके कंज्यूम कर लिया इन्होंने तो फिर ये इनके इस लोन से या इस अमाउंट से कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं होगी, तो ये लोन पे बैक किस सोर्स से करेंगे। इसलिए वो सिर्फ कंजप्शन पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करते बल्कि प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है।
जो रिचर हाउस होल्ड हैं इन रूरल एरियाज हैव बेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑन चीपर रेट्स, while poor households depend on expensive non-institutional credits. Access to poor household to informal sector is constrained by complex procedures. Informal sector is much simpler and with little collaterals. From formal institutions, credit was against the security of land property. Credit जो है वो formal institution में क्या होता है कि लैंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी भी कोलेट्रल, घर गिरवी लोग रखवा देते हैं, ज़मीन गिरवी रखवा देते हैं, या इवन जो गोल्ड है उसके एसिड्स कोई ना कोई आपको कोलेट्रल के तौर पे रखवाना पड़ता है. लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वो क्रेडिट के, उनके पास आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखवानी पड़ती. 96% ऑफ क्रेडिट वर एडवांस्ड ऑन पर्सनल श्योरिटी. वहाँ पे 96% जो क्रेडिट्स हैं वो सिर्फ पर्सनल श्योरिटी के ऊपर दे दिए जाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं. ठीक है, देहात गाँव छोटे एरियाज होते हैं तो एक दूसरे की वेल्थ का स्टेटस जो है उनको आइडिया होता है, इसलिए उनको किसी भी तरह की कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर ही चीज़ें दे देते हैं. दिस प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर दैट why there is a difference between institutional and non-institutional credit based on size of farm and by ownership pattern. अच्छा जी, स्टडी इन 2009 वाज कंडक्टेड एंड कंक्लूडेड दैट ओनली 14% पाकिस्तानी जो हैं वो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और ये जो सर्विसेज हैं इंक्लूड हैं, इसमें क्या क्या, इंश्योरेंस होती है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं, सेविंग्स होती हैं, ठीक है, और रेमिटेंसेज होती हैं. 50% of population have access to some sort of financial services, whether from formal or informal sector. Organized informal जो sector है comprised of committees, BCs, shopkeepers, money lenders, हलावा etc. जो unorganized informal sector है comprised of friends, relatives. Financial inclusion in the formal sector is very low from India, Bangladesh and Sri Lanka. There is imbalance in access to formal finance with favors of large farmers. Many farmers borrow from middlemen in the chain of delivery and market. Informal sources of credits basically क्या हैं? Only 15% of small farmers has access to institutional credits. ठीक है, 15% जो small farmers हैं उनको access है basically to institutional credits. There are numerous problems in the availability of these credits. ठीक है, और इन क्रेडिट्स की अवेलेबिलिटी में भी मजीद बहुत सारे इश्यूज हैं. द अवेलेबिलिटी इज क्रेडिट एट हाई रेट, हाई टाइम, राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स टू ग्रो द क्रॉप. बेसिकली जब फार्मर्स को क्रेडिट देने की बात आती है या लोन देने की बात आती है तो फार्मर जो है वो लोन प्रोडक्टिविटी के लिए बेसिकली लेता है ताकि वो अपनी फार्म में क्रॉप्स को ग्रो कर सके. अब उसको जो जिस टाइम पे वो लोन उसको चाहिए होता है तो उसको उसी टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करवाना होता है, क्योंकि अगर सीजन निकल जाए सीड को ग्रो करने का तो उसके बाद वो ग्रो नहीं कर सकता. अब जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो तो उसी टाइम पे आप वो जिस टाइम पे लोन लेने के लिए जाओ वो उसी टाइम पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स का थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा रजिस्ट्रेशन में और डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जो टाइम ऑफ जो कल्टीवेशन है वो निकल जाता है. ठीक है, तो इसलिए भी फार्मर जो है वो
प्रेफर नहीं करते फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 69% ऑफ द फार्मर्स वर गिवन क्रेडिट आफ्टर डेडलाइन ऑफ, अब एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 69% ऐसे फार्मर्स हैं जिनको डेडलाइन गुजरने के बाद जो है सीड को ग्रो करने की डेडलाइन गुजर गई, उसके बाद जो है उन्हें क्रेडिट्स मिले हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इसका ड्रॉबैक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। यूजर्स मोस्टली प्रेफर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज टू गेट क्रेडिट्स, जो यूजर्स हैं वो प्रेफर करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्रेडिट्स के लिए, क्योंकि एक तो ईजियर एक्सेस है, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर है, अवेलेबिलिटी है जल्दी, ठीक है, जब चाहिए उसको अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर कंजप्शन पर्पसेस भी मिल जाते हैं और इमरजेंसी लोन्स वगैरह भी उनको मिल जाते हैं इजीली। 1970s में 80% जो रूरल क्रेडिट था वो सप्लाइड बाय इनफॉर्मल लीडर्स। इन इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स चार्ज हाई रेट्स ऑफ रिटर्न। अब एक ड्रॉबैक क्या है इनफॉर्मल सेक्टर का कि हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है, बेसिकली वहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट्स होती हैं जहाँ पे जो आरतीज हैं, मिडल मैन्स हैं, जो कमीशन टेकर्स हैं, वो हाई रेट ऑफ रिटर्न देते हैं पुअर फार्मर्स से। ठीक है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। आर इनफॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट्स ऑलवेज एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, अब हम देख के दोबारा लेते हैं, एक दफ़ा से एक ग्लिम्स कर लेते हैं चेक के। ब्राइट साइड इनफॉर्मल सेक्टर्स की ये है कि एफिशिएंट होती हैं, ऑन द स्पॉट उनको मिल जाती हैं, ठीक है, और कोलेट्रल वगैरह नहीं होते, कोई लॉन्ग प्रोसीजर्स नहीं होते, क्योंकि बेसिकली जो फार्मर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से डरते नहीं है लोग के पता नहीं क्या जो है वो होगा, तो इसलिए वो प्रेफर ही जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो उनके पास फ्रेमवर्क्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट इनफॉर्मल लैंडिंग इज एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो इनफॉर्मल लैंडिंग है वो एक्सप्लॉयटेटिव होती है नेचर में, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हाई लेते हैं। In this regard, informal financial market is fragmented, imperfect and held by local monopolists. जो local monopolist होते हैं, जो local artists वगैरह होते हैं वहाँ के, वो basically lead करते हैं और वो exploit करते हैं small farmers को। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या हैं? फॉर्मल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स which includes government departments, corporations, commercial banks and agriculture related development banks. Agriculture development banks ZDPL जो है for example are formally involved in the disbursement of medium and long term credits. ये बैंक जो है वो बेसिकली डेवलपिंग एग्रीकल्चर लोन्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के लिए है। ठीक है, 5 कमर्शियल बैंक्स भी अब जो है इन्वॉल्व हो गए हैं एग्रीकल्चर फैसिलिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, बट दीज फॉर्मल सोर्सेज आर स्टिल वेरी लिमिटेड अक्रॉस पाकिस्तान। दूसरा जो इसमें आ जाता है वो मैकेनाइजेशन का। मैकेनाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ट्रैक्टराइजेशन की बात हो रही है। मैकेनाइजेशन इन पाकिस्तान हैड लेट स्टार्ट विद स्लो प्रोग्रेस। ठीक है, एक तो लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और स्लो प्रोग्रेस के साथ स्टार्ट हुआ क्योंकि उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं थी कंट्री के अंदर, तो ट्रैक्टराइजेशन को उस टाइम पे स्टार्ट में हम इंक्लूड नहीं करवा सके। Government policies of restricting mechanism because it would displace labor and cause unemployment. Even World Bank recommended that small farmers should not encourage to purchase tractors. उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने भी जो है वो ये एक पॉइंट पेश किया था कि स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनको ट्रैक्टर्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो रिप्लेस कर देंगे जो लेबर है उससे ट्रैक्टर्स को, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। Mechanization has resulted in increased farm incomes, manpower productivity and employment is affected positively. Total employment in agriculture sector increased from 9.8 million to in 1965 to 14.6 million
अब हमने देखा कि ट्रैक्टराइजेशन जब इन्वॉल्व हुई तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज हुई, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो लोगों ने और लैंड कैप्चर करना शुरू कर दी और कल्टीवेशन ज़्यादा करनी शुरू कर दी, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जनरेट हुई। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इंक्रीज हुए बाय 400% बिटवीन 1975 से 86 एंड रिपोर्टेड जो है वो मोर देन अराउंड 2 लाख जो ट्रैक्टर्स थे इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। An important feature of tractorization process is